हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। और ये कहानी एकदम ऑल होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अगर आप सभी को देखनी है तो मैं इस मानवा का नाम कमेंट सेक्शन में दे दूंगा आपको, और लिंक भी। क्योंकि इस कहानी में जो सीन होने वाले हैं ना, लिटरली यार, मतलब वो तो आपको यार देखनी चाहिए। वो इमेजेस मैं यूट्यूब पे सारा दिखा नहीं सकता, तो आपको देखनी चाहिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग का सीन, जहाँ पे एक लड़का अपने बॉस से बोल रहा था, प्लीज़ बॉस, मेरे घर में कुछ फैमिली इमरजेंसी है जिसकी वजह से मुझे 2 दिन की छुट्टी तो चाहिए ही चाहिए। मैं जानता हूँ अभी हमारी ये चाहिए, मैं इस बात को कभी भी मिस नहीं कर सकता। और जब मैं वापस आऊँगा मैं सारा का सारा काम अपना कर दूंगा। प्लीज़ बॉस, प्लीज़ मेरे पे इतना सा एहसान कर दी। पर उसका बॉस उसकी बिल्कुल नहीं सुन रहा था, अपना टाइम पास ही कर रहा था अपने फ़ोन पे। और वो उसे बोलता है कि तुम भी जानते हो कि अभी अभी हमारी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा काम आया और हमारी कंपनी में इतने एम्प्लॉयज़ भी नहीं है। उसके बाद भी तुम ऐसा करना चाहते हो। इस सर्कमस्टांस में तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी छुट्टी नहीं दे सकता। और ये छुट्टियां सिर्फ और सिर्फ एकदम स्पेशल ओकेजन के लिए है, जैसे कि तुम्हारी शादी हो गई या फ्यूनरल हो गया। और इसके अलावा तो मैं कभी भी छुट्टी दे ही नहीं सकता अभी के टाइम पे। और उसका बॉस ये सब टाइम पास करते हुए बोल रहा होता है उसके फ़ोन पे, और वो उसके फ़ोन पे किसी की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। तो समझ जाओ यार, सीन दिखा दूंगा थोड़ा बहुत आपको भी। और वो उसे रॉकेट पे रॉकेट सेंड करे जा रहा होता है। और इसी में वो लड़की भी उसे शुक्रिया कह रही होती है कि थैंक यू सो मच फॉर इतने सारे सुपर चैट आपको भेजने के लिए। सो यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, मतलब बॉस नहीं, जो आदमी है जो काम कर रहा है वो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। उसका नाम है सन, ठीक है। सो वो अपने बॉस से बोल रहा था, प्लीज़ बॉस, मैं जानता हूँ पर मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा बीमार है और मुझे उनकी देखभाल करने के लिए जाना ही पड़ेगा। प्लीज़ एक एक्सेप्शन बना दीजिए मेरे लिए, प्लीज़। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। पर वो बोलता है कि अभी तुम्हारे पापा जिंदा नहीं क्या, तो वो उनकी ख्याल रख लेंगे, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है। और अगर वो जिंदा नहीं भी है तो तुम्हारे रिलेटिव्स तो होंगे कोई ना कोई, वो जाके उनका ख्याल रख लेगा। पर तुम यहाँ काम करो। और वैसे भी एक छोटी मोटी इलनेस ही तो है, इसमें छुट्टी लेने की क्या ज़रूरत है, अभी तो कुछ क्रिटिकल भी नहीं है इतना। और वो सब ऐसे ही तुक्के में बोल रहा होता है, और वो उसकी बिल्कुल नहीं सुन रहा था, अपने फ़ोन ही चला रहा होता है लाइव स्ट्रीम देखने के लिए। और ये बात सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उसकी बात पे इतना ध्यान भी नहीं दे रहा होता और एकदम बकवास की बात है उससे करे जा रहा होता है। और फिर उसका बॉस बोलता है कि तुम्हें अगर ऊंचाई पे पहुंचना है तो तुम्हें ऐसी छोटी मोटी सीढ़ियाँ का सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें ओवर टाइम करना है, तुम्हारे पापा का फ्यूनरल हो चाहे कुछ भी हो, पर तुम्हें ओवर टाइम करना है और तुम तभी आगे बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में। अगर मैं तुम सबको इतनी छोटी मोटी बातों पे छुट्टियां देने लगूंगा तो हमारी कंपनी कैसे चलेगी। मेरी कंपनी तो ऐसी बंद हो जाएगी। और वैसे भी हमारी मीडिया कंपनी में टाइम इज़ क्रूशियल, टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो भी टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता वो हमेशा हार जाता है। और तुम्हारे टाइम की वजह से हमारी कंपनी को जो लॉस होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। और मैं नहीं चाहता कि सिर्फ एक बंदे की वजह से हमारी पूरी कंपनी पे सफ़र हो। और फिर सन बोलता है कि प्लीज़ बॉस, मेरे को बस 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में भी वहाँ से सारा काम कर लूँगा वर्क फ्रॉम होम, प्लीज़। फिर उसका बॉस बोलता है अगर तुम्हें अपनी मम्मी पापा की इतनी ज़्यादा फिक्र है तो तुम हमारी कंपनी छोड़ के ही निकल जाओ, हमें अभी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ अपना फाइनेंस हमारी कंपनी के साथ सेटल कर लो और यहाँ से निकल जाओ, और फिर जितना चाहे उतना टाइम अपने मम्मी पापा के साथ गुजारो। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं, तुम वैसे भी एक 3rd ग्रेड की यूनिवर्सिटी के साथ तो ग्रेजुएट हो, जिसकी वजह से भी तुम्हें हमारी कंपनी में इतनी मुश्किल से जॉब मिली है, क्योंकि हमारी कंपनी को एकदम अर्जेंट नीड थी, इसलिए तो तुम आ गए, वरना तो तुम्हारी औकात भी नहीं यहाँ तक पहुँचने की। तो तुम हमारा शुक्र मनाओ कि तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, वरना तुम्हें यहाँ पे काम करने के लिए भी नहीं मिलता। और तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हमारी कंपनी के साथ काम करने की, तो इस छोटे मोटे मैटर के चक्कर में तुम हमारी कंपनी के साथ नाता मत तोड़ो, समझे ना। इसी में तुम्हारी भलाई है। और इस अगर तुमने हमारी कंपनी से नाता तोड़ दिया, हमारी कंपनी छोड़ी, तो तुम्हें और कोई भी कंपनी लेगी नहीं, वैसे भी आज के ज़माने में, क्योंकि तुम एक 3rd ग्रेड यूनिवर्सिटी से तो पढ़े हुए हो। और अगर तुम्हें तब भी छोड़ना है तो तुम यहाँ से अच्छे से निकल सकते हो, समझे। और अभी यहाँ से निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और आराम से बीड़ी फूक ही रहा होता है कि उतने में उसके डैड का कॉल आता है
और उसके डैड उससे बोल रहे थे कि सन, क्या तुम्हारे पास टाइम है वापस आने का? तुम कब वापस आ रहे हो? और ये सब उसका डैड उससे कह ही रहा था कि उसके पीछे से उसकी एक नर्स उससे बात कर रही है, मिस्टर हैंग, आपने अभी तक अपनी वाइफ के पूरे मेडिकल्स बिल नहीं भरे हैं, आप इसे कब तक भरेंगे? तो फिर बोलता है कि प्लीज़ आज मैं इसे लाना भूल गया, प्लीज़ मैं इसे थोड़ी देर में भर ही देता हूँ। तो नर्स बोलती कि ये आप बहुत दिनों से बोल रहे हैं, आप जल्द से जल्द इसे भरिए वरना आपकी वाइफ का इलाज शुरू नहीं होगा, मतलब ऑपरेशन शुरू नहीं होगा। और अगर आप ये जल्द से जल्द नहीं भरते हैं तो मुझे आपके वाइफ को वार्ड से निकालना पड़ेगा। फिर वो मिस्टर हैंग बोलता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं अभी भर देता हूँ जल्द से जल्द। फिर उसका डैड उससे बोलता है कि सॉरी बेटा, तुम क्या बोल रहे थे, मैं सुन नहीं पाया, क्या तुम दोबारा बोल सकते हो? तो फिर सन उससे बोलता है कि डैड मैं वहाँ कुछ दिनों में आ रहा हूँ, आई कैन, मतलब मैं वहाँ के सारे मेडिकल बिल भी भर दूंगा, मेरे पास काफ़ी पैसा जमा हो चुका है अभी यहाँ रह के। तो फिर उसका डैड उससे बोलता है कि सन तुम्हें यहाँ की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ के सारे बिल्स मैं भर दूंगा, वैसे भी मैंने अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड से पैसा उधार पे ले लिया है, और तुम्हारी मॉम का हेल्थ इंश्योरेंस भी है जो कि सब कुछ कवर कर ही देगा। पर सन उनसे बोलता है कि नहीं डैड, आपको उनसे पैसे लेने की क्या ज़रूरत थी, आप जानते ही हो कितने हरामी लोग हैं, आपको उनसे पैसे लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनसे पैसा मत लो और मैं यहाँ पे हैंडल कर लूँगा, वैसे भी मेरे पास कुछ पैसा जमा हो चुका है। और उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम अभी अभी तो ग्रेजुएट हुए, और वैसे भी सांग सिटी में लिविंग ऑफ कॉस्ट तो कितनी ज़्यादा हाई है, तो तुम्हारे पास क्या ही पैसे बचते होंगे, तुम्हें इतना सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से अपने ऊपर कोई भी लोन वगैरह मत लेना, और अगर तुम यहाँ वापस नहीं भी आ सकते तब भी कोई बात नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे अब तुम्हारी मॉम का ध्यान रखने के लिए। पर उतने में सन बोलता है कि नहीं नहीं डैड, मेरे को यहाँ पे काम करते हुए 1.5 साल हो चुका है, और वैसे भी मैंने अभी तक मेरी सैलरी 5,000 रुपीज़ है, और उसके हिसाब से मैंने अराउंड 50,000 रुपीज़ तो सेविंग्स कर ही लिए यहाँ पे, और वैसे भी मैं यहाँ काम कर करके काफ़ी पैसा बना रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 युआनी एक दिन का खर्च करता हूँ, जिससे कि मेरा काफ़ी पैसा बच जाता है, और उसके अलावा भी मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करके कुछ हज़ार युआन तो कमा ही लेता हूँ, और 50,000 युआन तो काफ़ी होने चाहिए मेरी मम्मी का मेडिकल एक्सपेंस कवर करने के लिए, है ना? और फिर इसी के साथ फ़ोन रख दिया जाता है, और उसके बाद सन सोच रहा होता है कि आज तक मैं 20 साल से भी ज़्यादा जी चुका हूँ, पर आज तक मैं कभी भी अपने एंसेस्ट्रल वैल्यूज़ के अगेंस्ट नहीं गया, पर आज मुझे लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज तो आती रहेगी, पर पेरेंट्स कभी वापस नहीं आएंगे, तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब ये जॉब छोड़ देगा, इस अनह्यूमन कंपनी में, मतलब ऐसी यूजलेस कंपनी में काम करके कोई फ़ायदा नहीं, और इसलिए वो जॉब छोड़ने की सोच लेता है। सो इसी के बाद वो एक कमरे में जाता है एचआर के, और वहाँ पे रिज़ाइन करके वापस आ जाता है, और फिर वो बाहर आते ही बोलता है कि अब मैं ऑफिशियली अनएम्प्लॉयड हूँ, और वैसे भी आजकल जॉब मार्केट में जॉब्स है नहीं, और हमारी इकोनॉमी भी गिरती जा रही है, पर उसके बाद भी मैंने अपनी जॉब छोड़ने का डेयर लिया है, मैं इतना रेकलेस कैसे हो सकता हूँ? पर उसी के बाद उसके सामने एक विंडो स्क्रीन ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि अल्टीमेट फ्रीडम सिस्टम हैज़ बीन एक्टिवेटेड, क्योंकि होस्ट ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है अपनी जॉब छोड़ के, तो इसलिए उन्हें रिवॉर्ड के तौर पे 88,888 युआन गिफ्ट में मिल रहा है, जो कि अप्रॉक्स होता है 12.2 के डॉलर्स। ओ माय गुडनेस। और ये सुनते ही तो भाई हमारे एमसी की भी एकदम पसीने छूट जाता है, वो एकदम शॉक हो जाता है, और हमारा मेन कैरेक्टर इधर उधर देखने लगता है कि कोई ना कोई तो मेरे साथ मजाक कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? और फिर इसी के बाद उसका सिस्टम उसे बोलता है कि मास्टर प्लीज़ अपना फ़ोन में चेक करिए, आपके पास मनी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और फिर वो जैसे ही अपना फ़ोन निकाल के चेक करता है तो उसके फ़ोन में मैसेज आया होता है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में 88,888 युआन और एडिट करे जा चुके हैं, और आपका बैलेंस है 1,38,888.8 युआन। वाह भाई साहब। फिर वो सोचता है कि नहीं ये सच नहीं हो सकता, ये पक्का कोई ना कोई स्कैम है, मैं ऐसे स्कैम के चक्कर में नहीं फंस सकता। फिर वो एक और बार अपना देखता है, और देखते कि उसका अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं, तो वो देखता है और वो पागल ही हो जाता है, ये तो मेरा ही नंबर है, पर ये कैसे हो सकता है, इतना पैसा मेरे अकाउंट में कहाँ से आ गया?
फिर उसके सामने उसका सिस्टम अपेयर होता है और फिर वो उससे बोलता है कि मास्टर आपको इतना डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने एक सिस्टम अवेकन करा है, अब आपको खुल के जीना चाहिए। फिर वो कहता है कि जबकि मैं ये अपनी आंखों से देख रहा हूँ, पर तब भी इस पे यकीन करना कितना ज़्यादा मुश्किल है कि मेरे अकाउंट में इतना सारा पैसा है और मैंने अभी अभी एक सिस्टम अवेकन करा है जिसका नाम है अल्टीमेट फ्रीडम सिस्टम फ्रीडम। पता नहीं क्या यार, क्या नाम बदल रहे हैं बार बार सिस्टम का। सो मैंने एक सिस्टम अवेकन कर लिया है और वो भी तब जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी। कितना रेडिकुलस है यार ये सब समझना, पर यही अब हकीकत है। और ये सिस्टम मेरी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी की तरह है और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके पास एक सेक्सी बंदी आ जाती है। भाई लिटरली यार मैं पूरा सीन दिखाना चाहता हूँ आपको, पर यार यूट्यूब सेंसर कर देगा, वीडियो ही उड़ा देगा मेरी। तो प्लीज़ जाके देख लेना मानवा क्लैन पे जाके, ठीक है, देखना है आपको तो। और फिर वो लड़की उससे बोलती है कि क्या तुमने मेरी लाइव स्ट्रीम का प्रिपरेशन शुरू कर दी। फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है गाओ वैन। एक सिंगिंग एंड डांसिंग ब्लॉगर है जिसके 8 मिलियन से ज़्यादा फैन है अक्रॉस द नेटवर्क और वो नंबर 1 भी है अपने प्लेटफॉर्म पे। सो सन उसे देख के बोलता है कि गाओ वैन तुम। सो फिर वो उससे दोबारा पूछती है क्या तुमने कर दिया। सो फिर वो बोलता है कि मैंने कर दिया क्या, मतलब देख रहे हो उसका ध्यान ही नहीं होता और उसकी नाक से खून भी निकलने लगता है, वो उसके इतना पास आ जाती है। सो फिर वो उससे बोलते कि क्या तुमने क्या पूछा अभी। सो उससे बोलते कि तुम यहाँ पे ध्यान दो, मैं बोल रही हूँ कि तुम इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों और तुमने अब जाके मुझे नोटिस करा है। और उसकी तब नाक खींचती है। ओ भाई यार क्या सीन है यार लिटरली। फिर वो बोलता है उससे कि तुम्हारी अभी भी आदत नहीं गई किसी के साथ मजाक करने की है। फिर वो उससे दोबारा बोलते हैं कि मैं बोल रही हूँ कि तुमने अभी तक मेरी अरेंजमेंट कर दी कि नहीं ऑपरेशनल रिसोर्सेस की। तो फिर उससे बोलते कि और वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा व्यूइंग गिरती जा रही है मेरी। फिर हमें गाओयान के बारे में बताया जाता है कि वो उसका नाम गाओयान है और वो टॉप फीमेल इंटरनेट सेलिब्रिटी है और सन हमारा उसे मैनेज करता है उसकी स्ट्रीमिंग ऑपरेशंस के लिए और ऑनलाइन उसे सबसे सेक्सीएस्ट डांस गॉडेस के लिए जानते हैं। ऑफलाइन में वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और बिल्कुल भी एरोगेंट उसके अंदर। मतलब यार ऐसी लड़की सोचो जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है और उसके अंदर बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं है यार लिटरली। भाई ये कैसा कैरेक्टर बना दिया यार। और तुम उसका फ्लॉ बोल लो या फिर स्ट्रेंथ बोल लो कि वो सभी के साथ जोक करती रहती है, बहुत ज़्यादा जोक करती है मतलब। तो फिर हमारा सन उससे बोलता है कि सॉरी पर मैंने नहीं करा क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिज़ाइन कर दिया है और इसके लिए तुम्हें कोई और बंदा मिल जाएगा जो कि तुम्हारी ये सब चीज़ें संभाल लेगा। तो फिर इसको सुन के तो भाई गायान एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है कि इतना जल्द अचानक से तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी। और फिर सन सोच रहा होता है कि ऑल्दो गायान किसी को भी नीचे नहीं देखती पर वो मेरे पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देती है क्योंकि मैं फैमिलियर हूँ ज़्यादा उससे, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस ऑपरेशन संभालना आता है तो इसलिए मेरे लिए अच्छे से खुल के बात करती है। और उसके बाद ही हमारा सन उससे आराम से बोल देता है कि मैंने इसलिए रिज़ाइन कर दिया क्योंकि सभी के अपने अपने अलग रास्ते होते हैं और अब मुझे कहीं और काम करके भी एक्सप्लोर करना चाहिए। और ये सब बोल के भाई हमारा सन एकदम स्माइल कर ही रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार मैं कितना ज़्यादा क्लियर हेडेड बन गया हूँ, अब मैं कितना आसानी से बातों को कर दे रहा हूँ। पर हमारी गायान उससे बोल रही होती कि प्लीज़ तुम इतनी जल्दी क्या तुम्हें रिज़ाइन करने की, अभी भी मैं तुम्हें ही प्रेफर करूँगी और मैं इतना जल्दी किसी और को ट्रस्ट कैसे कर लूँ। फिर हमारा सन उससे बोलता कि मैंने पहले ही सारे के सारे प्रोसीजर्स पूरे कर दिए और अब मेरा रोकना तो इम्पॉसिबल है। फिर सन बोल रहा था उससे कि प्लीज़ मेरे इतना पास मत आओ यार, मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा ये सब, तो प्लीज़ मेरे से थोड़ा सा दूर रोक के ही बात करो। और फिर यही हमारी गायन भी सोच रही थी कि आज ये इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा है। और बार तो जब मैं इसके पास आती थी तो ये और ज़्यादा एनर्जेटिक होता था और उसके बाद और अच्छे से काम करता था। फिर हमारी गायन उससे बोलती कि क्या तुम मुझे ऐसे ही कैसे ही छोड़ के चले जाना चाहते हो और तुमने इतना अचानक से क्यों रिज़ाइन कर दिया, क्या कुछ हुआ है। और फिर हमारा सन सोच रहा था कि इसे इतना फ़र्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसका काम इफेक्ट हो रहा है और इसे मेरे से लेना देना है, इसलिए अदरवाइज
मुझे नहीं लगता कि इसे मुझे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट होगा। फिर हसन उससे बोलता है कि वैसे भी मैं अपने आप को एक लंबी वेकेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थक चुका हूँ इस कंपनी में काम करते करते। तो फिर वो उससे बोलती कि अच्छा, तो तुम अब किस कंपनी में काम करने के ले जा रहे हो, बताओ। अगर तुम इसे छोड़ रहे हो तो तुम किसी ना किसी कंपनी में तो जा रहे होंगे, और कल तुम हमारे कॉम्पिटिटर बन जाओगे, और वैसे भी तुम्हें मेरे सारे सीक्रेट्स पता है। और ये सब भाई गायन एकदम चिपक के बोल रही होती है हमारे सन से। और फिर वो भाई इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि अब मैं और नहीं रुक सकता, और नहीं रुक सकता, और उसके नाक से खून बह जाता है बहुत सारा। और यही सब सोचते हुए हमारा सन सोचा था कि भले मैं इस सिस्टम की वजह से बिलियनर तो बन ही जाऊंगा, पर मैं ब्यूटी को तब भी कैसे रेजिस्ट कर सकता हूँ। और उसके नाक से खून निकल ही जा रहा होता है यार। मतलब भाई सीन देखोगे ना तो तुम्हारी नाक से भी खून निकल जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। फिर हमारा सन गायन से बचने के लिए बोल देता है कि क्या तुमने अपना मेकअप ढंग से नहीं करा, तुम्हारी नाक पे मुझे कुछ दिख रहा है। तो बोलती क्या मेरी नाक पे। फिर वो अपना मिरर निकालने लग जाती है और अपने नाक को देखने लगती है कि क्या ये कैसे हो सकता है, मैं अभी क्या अभी लाइव स्ट्रीम में जाने वाली थी और मैं ऐसे लाइव स्ट्रीम में जाती। यार मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, पता नहीं क्या सिस्टम है। और तभी सिस्टम की विंडो स्क्रीन ओपन होती है और उससे बोलती कि आपने इतनी बड़ी ब्यूटी को ठुकरा दिया, और इसके लिए सिस्टम आपको रिवॉर्ड दे रहा है 23,333 युआन का। और फिर ये देख के तो हमारा सन भी शॉक हो जाता है कि अब उसके अकाउंट में 23,333 युआन और ऐड हो चुके हैं, और उसके अब अकाउंट में टोटल है 1,62,221 युआन। भाई एक दिन में ही अच्छा खासा पैसा कमा लिया। और फिर हमारा सन सोच रहा था कि ये होती है असली फ्रीडम, द अल्टीमेट फ्रीडम सिस्टम। जो कि हमारे सन को शुक्रिया बोल रही थी कि अच्छा है तुमने मुझे ये याद दिला दिया, मैं तो इस पर नोटिस ही नहीं करा था, और अभी मैं लाइव स्ट्रीम पे जाने ही वाली थी। तो फिर हमारे हम श्रेया बोलती कि अब हमारी श्रेया हम बोलती है उससे कि अब तुमने रिज़ाइन कर दिया तो अब मैं तुम्हें रोक तो सकती नहीं हूँ। सो अब हमें शायद फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ मेरे साथ में काम करने की। और भाई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी है यार सच में। और वो उससे विश करती कि मैं होप करती हूँ कि तुम्हारा एक फ्यूचर ब्राइट हो। और फिर ये सोचती भाई हमारा सन तो एकदम शॉक हो जाता है कि भाई अभी अभी मैंने इसको इसका फ्लॉ बताया, और उसके बाद भी ये कितनी ज़्यादा काम है, और मेरे से तब भी कितने अच्छे से बात कर रही है। और अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती तो भाई वो तो अभी तक मेरे सर पे चढ़ जाती। और ये अभी भी कितना अच्छा बनने का नाटक कर रही है, क्या ये नाटक कर रही है इतने अच्छे बनने का, या फिर ये सीरियस है। और भाई मैं सच बता दूँ तो ये अच्छी ही है सच में, आगे जाके पता लग जाएगा तुम्हें वैसे भी। और फिर हमारी गायन बोलती कि हम वैसे भी अच्छे खासे कलीग रह चुके हैं, और अब तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो तो, और तुमने मुझे काफ़ी टाइम तक मैनेज भी करा है, तो इसलिए आज रात में तुम्हें ट्रीट दूंगी, तुम्हारा फेयरवेल डिनर। तो फिर और अगर तुम्हें तब भी जॉब ढूंढने में कोई भी अगर दिक्कत आए तो तुम मेरे से बात कर लेना, वैसे भी मेरी इंडस्ट्री में काफ़ी बॉसेस के साथ अच्छी खासी बातचीत है, और वैसे भी तुम्हारी स्किल्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो तुम्हें ज़्यादा स्ट्रगल तो करना नहीं पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने के लिए। और हमारे सन के भाई तो हमारे सन के दिमाग में तो एकदम उल्टी पुल्टी चीज़ें चल रही होती है। वो सोच रहा था कि भाई इसे मेरी लो एजुकेशन के बारे में पता ही है, लो एजुकेशन के बारे में पता ही है, तो ये मेरा मजाक उड़ा रही है पक्का। पर वो इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो फिर वो उससे बोलता कि तुम्हें पार्टी नहीं देनी चाहिए, बल्कि वो मैं हूँ जिसे तुम्हें पार्टी देनी चाहिए। सो आज की ट्रीट मेरी तरफ से। पर फिर वो हमारे सन से बोलते कि नहीं नहीं, मैं तुमसे पार्टी कैसे ले सकती हूँ, वैसे भी तुम्हारी सैलरी तो कुछ ज़्यादा है नहीं, तो तुम्हें अपने पैसों को बचाना चाहिए, और आज की पार्टी मेरी तरफ से। सो फिर हमारा सन उससे बोलता है कि हाँ जैसा कि मैं आज छोड़ रहा हूँ तो तुम्हें इतना ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे ही हम फ्यूचर में कोलैबोरेट करेंगे, तो ये हमारी कोलैबोरेशन पार्टी समझ लो मेरी तरफ से। और वो उसे थैंक्स करता है कि थैंक्स सिस्टर गायन मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे इस टाइम में। और वो उससे बोल रही थी कि और अब मुझे पता लग रहा है कि तुम अब यहाँ से छोड़ के जा रहे हो, तब मुझे पता लग रहा है कि मैं तुम्हें अभी तक अच्छे से जानती ही नहीं। तो फिर हमारे सन उससे बोलते हैं कि वैसे भी मेरा पैकअप हो ही चुका है, तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं तुम्हें कांटेक्ट कर दूंगा डिनर के लिए, ठीक है, आफ्टर वर्क। तो फिर वो ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। और फिर सन अपनी बैक स्टोरी थोड़ा सा बताता है कि पहले तो मैं बिल्कुल भी ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ नहीं करता था, मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना पैदल ही चल के
पॉसिबल जितना ज़्यादा हो सके उतना पैदल ही चले जाता ताकि मेरे थोड़े पैसे बच सके। और यहाँ तक कि मैं टैक्सी भी नहीं ले पाता था जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए। और जब रात के 11 बजे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता उसके बाद ही मैं कभी कभार कार रेंट पे लेता था, वो भी पूल करके। और जब तक कि कार पूलिंग भी एक लग्जरी है मेरी डेली लाइफ में, पर आज मैं एकदम लग्जरी कार में बैठूंगा। सो एकदम लग्जरी कार बुक कर लेता है अपने लिए, और जिसका अमाउंट होता है भाई 69.75 युआन, जो कि मैं बता दूं भाई नियरली ना करके भी भाई काफ़ी दिन की सैलरी हो जाएगी हमारे बंदे की। तो फिर हमारे सन के पास एक लग्जरी कार आके रुक जाती है और उसका ड्राइवर से बोलता है कि प्लीज़ सर अंदर बैठिए। तो फिर हमारा सन सोचता है कि ओह, तो इसलिए से लग्जरी बोलता है, इसे यहाँ आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और इतनी ज़्यादा लग्जरी भाई साहब। फिर हमारा सन उससे बोलता है कि इतनी ज़्यादा स्मूथ लाइन, इतना अच्छा इंजन साउंड, ओ भाई साहब। और फिर हमारा सन सोचता है कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा बड़ा लीप ले लिया। लीप क्यों? देखो कि पहले वो पैदल चलता था और अब ना वो नॉर्मल कार में जा रहा है, जबकि लग्जरी कार को उसने बुक कर दिया। तो ये बहुत बड़ा लीप ही हो गया। आज मैं टोटली एक डिफरेंट बंदा हूँ। और उसका ड्राइवर उससे बार बार बोलता है प्लीज सर गेट इन द कार। और फिर तभी उसके सामने उसके सिस्टम की विंडो आ जाती है और जो उससे बोलते हैं कि होस्ट बहुत ज़्यादा जेनरस फील कर रहा है, टैक्सी का प्राइस देखे बिना उसने टैक्सी को बुला लिया। इतना बड़ा काम करके उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, 50,000 युआन का रिवॉर्ड मिल रहा है भाई साहब, लिटरली 50,000 युआन। और फिर उसका ड्राइवर उससे पूछता है कि बॉस मैं आपको कहाँ छोड़ूं। तो फिर उससे बोलता है कि बॉक्सिंग रोड पे इंटरसेक्शन के वहाँ मुझे छोड़ देना, मैं वहाँ से खुद ही चले जाऊँगा पैनकेक शॉप में। और फिर ये बोलते ही ड्राइवर अपना एक्सीलरेटर पे जैसे ही पाँव रखता है भाई एकदम से पुश आता है और सन सोचता है कि तो ऐसा फील करता है एक लग्जरी कार का पुश। और फिर हमारी कार पैनकेक शॉप के आगे आके रुक जाती है और उसकी गाड़ी से निकलता है हमारा सन। उस पैनकेक शॉप की ओनर उससे बोलती कि अच्छा सन तुम यहाँ पे वापस आ चुके हो, तो तुम्हारा तो सेम ही ऑर्डर रहेगा ना जो कि तुम हमेशा यूजुअली यूज करते हो, एक पैनकेक विदाउट एग एंड सॉसेज, है ना? तो फिर हमारा सन बोलता कि नहीं, आज मुझे चाहिए, आई वांट 2 एक्स्ट्रा एग के साथ और 2 प्योर मीट की सॉसेजेस भी मुझे उसके साथ चाहिए। और फिर अपना थोड़ा सा पास्ट में सोचते कि जब मैं 5,000 युआन कमाता था महीने का, तब मैं 800 युआन तो रेंट पे ही भर देता था और टोटल 20 युआन होते थे मेरे पास खर्च करने के लिए, जिसकी वजह से मैं अपने डेली फूड पे सिर्फ एक पैनकेक ही खरीद पाता था जो कि 8 युआन का होता था विदाउट एग के। इसलिए मैं विदाउट एग वाला ही पैनकेक हमेशा लेता था क्योंकि वो हमेशा सस्ता पड़ता था। और मैं अब 8 युआन के उससे सीधा 15 युआन की मील पे आ चुका हूँ। ये सच में एक बहुत बड़ी जंप है। और ना सिर्फ मैंने 2 एग एक्स्ट्रा डलवाए बल्कि 2 मीट सॉसेजेस भी एक्स्ट्रा मंगवाई है। ये सच में एक बहुत बड़ा लीप है और वो सब ये सोच के खुश हो ही रहा होता है। और ये सब सोच के हमारे उसके आसपास के लोग यही सोच रहे थे कि हम ऐसा शो ऑफ कब करेंगे। भाई ये भी शो ऑफ करने वाली चीज़ है सच में। और फिर इसके बाद हमारा सिस्टम दोबारा से उसके सामने अपेयर हो जाता है और बोलता है कि आपने अपनी लाइफ में एक अच्छा खासा लीप लिया है। पहले आप बिना एग के पैनकेक खाते थे और आप अब एग के साथ सीधा मीट सॉसेज भी ऑर्डर करा है, तो इसलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पर 20,000 युआन मिल रहे हैं। भाई लिटरली यार क्या सिस्टम है, मैं तो बोलूँ क्या ही सिस्टम है। और फिर वो सब लेके वहाँ शॉप से निकल जाता है और सोच ही रहा होता है कि वाह यार क्या जिंदगी हो गई है मेरी। और अगली बार अब मैं 5 एग एक साथ डलवाऊंगा अपने पैनकेक पे और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और फिर हमारा सन सोच रहा था कि जब मैं गरीब था, जब मैं पढ़ रहा था, तब मैं इतना ज़्यादा ब्रोक था कि मैं एंटरटेन करना भी अफोर्ड नहीं कर सकता था अपने आप को। और जब मैंने कमाना शुरू करा तब मेरे पास ना ही पैसा था और ना ही इतना टाइम था कि मैं अपने जाके अपने आप को एंटरटेनमेंट कर पाऊँ। सो अब मैं एक नॉर्मल आदमी की तरह अपने आप को एंटरटेन करना चाहता हूँ। और फिर वहाँ से निकल जाता है तो सोचता है कि मुझे एंटरटेन करने के लिए कहाँ जाना चाहिए। सो एक बिल्डिंग के आगे आ जाता है और फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि हाँ, मैं ये भूल कैसे गया, अब मेरे पास इतना सारा पैसा है तो मुझे शॉपिंग मॉल में जाना चाहिए शॉप करने के लिए। और वैसे भी मैं आज डिनर पे जा रहा हूँ एक खूबसूरत लड़की के साथ, तो फिर वहाँ पे तो अच्छे खासे कपड़े लेके ही जाने पड़ेंगे। और वैसे भी वहाँ के रेस्टोरेंट्स के अलग अलग ड्रेस कोड होते हैं तो मुझे ड्रेसेस लेनी पड़ेगी और मेरी अभी की आउटफिट तो बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नहीं है। और फिर ये सोचते ही सोचते हमारा मेन कैरेक्टर
लसन विटॉन के सामने आ जाता है भाई साहब, और वो और सब भी शॉप्स देख ही रहा होता है, पर उसे भाई इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। भाई इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, ये बंदे काम करते हैं कंपनी में, सोच लो भाई क्या ही सीन होगा कंपनी का फिर। और फिर बोलता है कि ये मॉल में इतने सारे संतरों की खुशबू क्यों फैली हुई है, और यहाँ पे सभी का नाम इंग्लिश में क्यों है, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा मुझे कहाँ जाना चाहिए, और इतने बड़े मॉल में एक भी एडिडास का शोरूम मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। फिर वो अपने आप पे मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि देखो मेरी सोच अभी भी कितनी छोटी है, कि भाई मैं अभी भी भाई वो छोटा सा शोरूम में ढूंढ रहा हूँ, अब तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं किसी भी स्टोर में जाके कुछ भी खरीदारी कर सकता हूँ। फिर वो लसन विटॉन के शोरूम में जाके घुस जाता है, और वहाँ के सेल्स पर्सन से बोलता है कि एक कस्टमर है यहाँ पे, पर सब के सब उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सोच रहे थे कि इतना छोटा मोटा कस्टमर ही होगा, के पास इतने सारे पैसे तो होंगे नहीं। वो सब बोल रहे होते हैं मैं बिजी हूँ, मैं यहाँ पे नहीं करना चाहती कुछ। और वो सब तो भाई उसे वहीं के वहीं पूरा स्कैन करने लगते, एकदम जज कर जाते हैं कि भाई इसका हेयर स्टाइल एकदम बकवास है, इसके भाई एकदम शर्ट भी एकदम बकवास है, एकदम कबाड़ से खरीदी हुई है, डिस्काउंटेड तो इसके स्ट्रीट के पैंट्स है, और इसके जूते तो एकदम ऐसा लग रहा है कि भाई इसने बगल वाली स्ट्रीट से उठाया। तो भाई ये बिल्कुल भी वैल्यूएबल कस्टमर तो नहीं होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचते कि ये सब मुझे देखने के बाद भी मुझे ऐसे इग्नोर कर रही है क्योंकि मेरे कपड़े ऐसे है ना। फिर हमारा मैन कैरेक्टर बोलता है क्या सच में कोई भी मुझे अटेंड नहीं करना चाहता, वैसे भी मैं यहाँ पे कोई ब्रोक नहीं हूँ, मैं यहाँ पे 1.5 लाख युआन की शॉपिंग करने जाता हूँ करना है। तो फिर वो जैसे ही ये बोलता है भाई सारी की सारी सेल्स पर्सन उसके आगे भिनभिनाने लगती है एकदम ही कि सर प्लीज प्लीज हम मैं आपका टाइम वेस्ट कर दिया, प्लीज इधर आइए, आप इधर बैठिए, हम आपके लिए चाय पानी कुछ लेंगे, आप क्या लेंगे बताइए, मैं वो लेके आते हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हम सब आपको यहीं पे ला के दिखा देंगे। आप क्या ढूंढना है यहाँ पे, क्लोथ्स चाहिए आपको, बैग चाहिए, क्या चाहिए सर। और फिर हमने देखा था भाई मनी सच में बोल नहीं सकता पर वो बोल सकता है। और फिर वो शॉपिंग करके वहां से निकल जाता है, और फिर उसके वहाँ के सेल्स पर्सन बोलता है कि प्लीज वापस जरूर आइए ना, आइएगा। और फिर सन बोल रहा था कि जरूर, लग्जरी स्टोर की सर्विस एकदम एक नंबर होती है, आपको अपने बैग्स भी खुद उठाने की जरूरत नहीं होती, आपको बैग्स छोड़ने के लिए भी एक बंदा आता है नीचे तक। फिर वो लड़की उससे बोल रही थी कि सर प्लीज अगर आपके पास टाइम है तो आप हमारी ज्वेलरी एप्रिसिएशन इवेंट में भी जरूर आना इस आखिरी मंथ। तो बोलता है कि अगर मेरे पास टाइम हुआ तो जरूर आऊंगा। फिर वो लड़की से बोलती है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका सामान आपके रेजिडेंस पे ड्रॉप कर दूं। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप ले जा सकता हूँ। फिर वो उससे बैग ले लेता है और वहां से निकल जाता है। फिर वो अपना सामान लेके जा ही रहा होता है कि भाई उसके बगल से काफी लड़कियां गुजर रही होती है, और वो बोलती है कि क्या वो सच में एलवी के शोरूम में है ना, देखो वो वहां से कितनी सारी शॉपिंग करके आ रहा है, और ये सच में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, मैं तो वहाँ की एक भी चीज खरीदने के काबिल नहीं हूँ, और उसे देखो वो इतनी सारी चीजें लेके जा रहा है। और फिर हमारा सिस्टम दोबारा से अपेयर हो जाता है भाई हमारे इसके सामने, और बोलता है कि वाह तुमने अपने 3 साल की सैलरी भाई एक ही शॉपिंग में उड़ा दी है, तुम बहुत ज्यादा करेजियस हो गए हो, इसलिए सिस्टम तुम्हें भाई 6,60,000 युआन देता है तुम्हारे इतने बढ़िया बिहेवियर के लिए। अरे यार मुझे अभी एक चीज समझ आई भाई, हमारा मेन कैरेक्टर यार अच्छा नहीं है यार। यार उसकी मम्मी अस्पताल में पहले तो उसके लिए छुट्टी लेना चाहता था, और अब हमें पता लग रहा है कि भाई वो जैसी पैसा आया देख रहे हो कैसे सिर्फ शॉपिंग वगैरह इन सब पे ही उड़ाने लग रहा है, और वो तो भूल गया उसकी मम्मी बीमार भी है। इतने में तो भाई कोई बंदा अगर सीरियस हो तो भाई वो निकल नहीं जाता अपनी मॉम से बात करने के लिए, है ना। तो यार मुझे तो यार मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा, तो यार स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो बने रहना। तो फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है एक मिलियनर बनने के लिए, मुझे बस थोड़े से पैसों की कमी है। भाई तुझे मेहनत करना ही कहाँ पड़ रहा है हरामखोर, तो नहीं बोलूंगा मैं। तो इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर तैयार होके एकदम एक बढ़िया से होटल के सामने आ जाता है, और वो उसके अंदर जाता है। तो उसके सामने एक लेडी आकर उससे बोलती कि मिस्टर हाँ आइए मैं आपको आपके रिजर्व रूम की तरफ ले चलती हूँ, प्लीज फॉलो मी। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया मुझे लग रहा है। तो फिर वो उससे बोलती कि वीआईपी रूम हमारे लिए सेपरेट एरिया में होता है, तो प्लीज आप वहाँ पे चलिए, और आप तब तक हमारे यहाँ का डेजर्ट वगैरह ट्राई करिए, और अपने फ्रेंड्स का वेट कर सकते हैं आप वहाँ पे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि हाँ कपड़े सच में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि मेरी पिछले टाइम में जब मैं गरीब था तब मैंने कभी भी ऐसा लग्जरी इंजॉय नहीं करा ट्रीटमेंट इस तरह की जगह पे।
सो फिर वो वेट्रेस उसे उसके कमरे में ले आती है और उससे बोलती है कि यहाँ पे आपका चाय पानी डेजर्ट वगैरह सब कुछ है, अगर आपको किसी और चीज़ की जरूरत हो तो प्लीज़ आप बेल रिंग करना, और अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती, सो प्लीज़ एंजॉय योर मील। सो फिर हमारा मैन कैरेक्टर सोचा था कि सांग सिटी को 40th फ्लोर से देखना भाई एकदम ही अलग एक्सपीरियंस है, मैंने आपसे पहले ये ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। जब तक तुम्हारे पास पैसा तब तक तुम बेस्ट सर्विस एंजॉय कर सकते हो, जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक तुम उन ऊंचाइयों को छू सकते हो जहां तक कोई भी पहुंच नहीं सकता। तो फिर ये सोच ही रहता है कि पहले मुझे ये मनी अपने डैड को भेज देनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि वो थोड़ा कुछ ज़्यादा शौक ना आ जाए, इसलिए मुझे थोड़ा कम पैसा भेजना चाहिए। पर वो जैसे ही ट्रांसफ़र का बटन होता है 1 लाख युआन सेंड हो जाते हैं उसके मोबाइल से। और फिर ये सोचता है कि काश मेरे मम्मी पापा को ज़्यादा ही शौक ना हो जाए इतना पैसा देख के। और फिर तभी हमें सीन दिखाया जाता है भाई, लिटरली सीन। काश मैं सीन यूट्यूब पे डाल पाता। तो तभी हमें गाओयान का सीन दिखाया जाता है, और जो कि अपने लाइव स्ट्रीम में बोल रहे थे कि अगर आपको तब मेरा डांस इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे रॉकेट सेंड करिए जल्दी जल्दी थोड़ा। और फिर वो अपने टॉप फैन से बोल रहे थे कि प्लीज़ मेरे टॉप फैन आपके रॉकेट्स को सभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ जल्द से जल्द। और भाई यार सीन यार, छोड़ो एक्सप्लेनेशन यार, थोड़ा बाद में देता हूँ, सीन एंजॉय करने दो यार। यार अगर मैं ये सीन डाल पाता ना काश यूट्यूब पे भाई बवाल मच जाता सीरियसली। और फिर अपने टॉप फैन से बोल रही थी कि अभी आपको अपना डोमिनेंस दिखाने का वक्त आ गया है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द रॉकेट भेजिए। और तभी हमारा सन सोच रहा था कि मैंने गायन को लोकेशन और तो भेज दी है रेस्टोरेंट की, पर अभी तक उसने वो देखी नहीं है, और ना उसने रिप्लाई करा, तो वो पक्का लाइव स्ट्रीम कर रही होगी। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे रॉकेट सेंड कर देता है। और फिर वो लाइव स्ट्रीम ये कह के बंद कर देते कि आज के लिए बहुत हुआ, सो कल मिलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, ठीक है। और फिर हमें गायन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होती है भाई डांस कर करके। और तभी उसके कमरे में 2 लड़कियां और एंटर करती है और वो उससे बोलती कि तो आज हमारा क्या खाने का कहाँ जाके खाना खाने का प्लान है गायन। तो गायन बोलती कि आज मेरे पहले से ही कुछ प्लान है, तो तुम अपना देख लो। तो फिर वो लड़कियां उससे बोलती कि अच्छा तुम्हारा प्लान है, तो तुम क्या शुगर डैडी के साथ जाके अपनी पार्टी बनाने वाली हो, ये तो बताओ हमें। तो फिर गायन उसकी तरफ घूर के देखती है, क्या बात कर रही हो तुम, क्या बकवास कर रही हो तुम जानते हो कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो फिर हमारी गायन उसे बताती है कि नहीं तुम उसे जानती हो पहले से ही, और मैं उसी के साथ लंच पे जा रही हूँ। तो फिर वो लड़की उससे बोलती कि तुम अभी उसे भूल नहीं पा रही क्या, उसने तो अपनी जॉब छोड़ दी और वो तुम्हें कैसे डिनर पे लेके जा सकता है, उसकी तो सैलरी भी इतनी नहीं है। तो फिर गायन बोलती है कि बकवास मत करो, वैसे भी उसने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है अपने ऑपरेशन मैनेजर के तौर पे, तो मैं और उसने अब रिज़ाइन भी दे दिया है, सो मैं उसके साथ मील मतलब मैं उसे ट्रीट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। मतलब ट्रीट दे रहा है वो मुझे, जो भी हो। सो फिर उसके फ्रेंड उससे बोलते हैं कि अच्छा वो ट्रीट दे रहा है तो फिर कैसा रहेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। तो बोलते कि क्या तुम भी मेरे साथ जाना चाहती हो। बोलते कि ठीक है, पर हम किसी नॉर्मल सी जगह पे जाएंगे खाना खाने के लिए, ठीक है ना। और अगर हम किसी महंगी जगह पे गए तो फिर अगर उसका बिल आया तो वो तुम्हें ही पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके पे कुछ ज़्यादा बर्डन हो। सो फिर वो उससे बोलते कि अच्छा ठीक है, वैसे भी मैं पूरा दिन काम करके बहुत थक गई हूँ, तो फिर ये एक ट्रीट होगी मेरे लिए अपने आप को। तो फिर वो दूसरी लड़की से भी पूछते कि शेनी आओ, तुम भी आना चाहती हो हमारे साथ, तुम भी हमारे साथ चलो। तो बोलते कि ठीक है पक्का, हम वैसे भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। और असल में उस लड़की को भाई सन की सच्चाई पता होती है कि भाई वो कितना ज़्यादा गरीब है, कि वो पैनकेक में भाई एक एग तक खरीदने की तो उसकी औकात नहीं, वो इसलिए महंगे रेस्टोरेंट में तो जाएगा नहीं किसी भी। तो फिर वो उससे बोलते कि अच्छा ठीक है हम चलते हैं, बस मैं अपना मेकअप रिमूव वगैरह करके तुमसे पार्किंग लॉट में मिलते हैं, ठीक है। और फिर वो अपना मेकअप वगैरह उतारने लगती है। और फिर हमें पार्किंग लॉट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी गायन अपनी गाड़ी की चाबी निकालते हुए अपनी गाड़ी को अनलॉक करती है। और ये देख के तो भाई हमारी दोनों की दोनों बाकी लड़कियां भी जल जाती है कि भाई गायन के पास कितनी सही कार है, ठीक है ना। तो फिर हमारी गायन उससे बोलती कि अगर तुम्हें भी ये सब करना है तो तुम भी एक डांस स्ट्रीमर बन के क्यों नहीं देखती। तो उससे बोलते कि नहीं नहीं नहीं, मैं डांस स्ट्रीमर कैसे बन सकती हूँ, उसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना चाहिए होता है उसके लिए, पूरी सुबह से लेकर रात तक नाचो लोगों के लिए,
ये मेरे से नहीं होगा। मैं तो सिर्फ वेट कर रही हूँ एक सॉफ्ट हार्टेड टॉप फैन का, जो कि मेरे लिए ये सब कर दे एकदम आसानी से, समझ रहे हो ना। तो फिर वो उससे बोलती कि शान किंग तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। तो उससे बोलती कि शान यान तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, हमारी इंडस्ट्री में वैसे भी कुछ ज़्यादा स्पॉन्सर्स हैं नहीं, और जो है भी तो फिर उनके साथ हमें मतलब रिलेशन ढंग से मैनेज करके रखना चाहिए, हमें उनके ज़्यादा क्लोज नहीं जाना चाहिए, वरना वो हमें भी तबाह करके रख देंगे। तो फिर वो उससे बोलती कि गायन क्या हमारे ड्रीम्स भी नहीं हो सकते क्या। तो फिर बोलते कि अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारे ड्रीम्स होने चाहिए तो सोचते रहो और आराम से सपने देखते रहो। और फिर हमारी तीसरी लड़की से बोलती कि अच्छा तो तुम क्या सोचते हो कि गायन ने ये गाड़ी क्या अपने से खरीदी है, मुझे तो लगता है वो भी किसी के साथ मतलब सिलेक्ट हुई है ताकि उसे टॉप 1 रैंकिंग में आ सके। तो फिर बाकी लड़के बोलते अच्छा ये सब छोड़ो, हम कहाँ जा रहे हैं वैसे खाना खाने के लिए। तो फिर हमारी गायन उससे बोलती कि अच्छा मैंने देखा ही नहीं ये तो फिर वो अपने मोबाइल में चेक करती है। तो बोलती वो देखते शॉक हो जाती है लोकेशन को, और बोलते कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर वो बाकी लड़कियां उससे बोलती कि ये कुछ ज़्यादा ही चीप होगा, इसलिए अभी से शॉक हो गई है। जान का सीन दिखाया जाता है जो बोल रही थी कि ये तो लिंगवी रेस्टोरेंट है। फिर उसकी फ्रेंड बोलती क्या लिंगवी, ये सेम नाम का रेस्टोरेंट तो एक वो भी है ना जो कि 5 स्टार होटल है, 3 मिशेलिन स्टार वाला। बोलती कि हाँ ये तो वही है ग्वांटान बिल्डिंग में। बोलती कि तुम्हें श्योर हो कि वही है, क्योंकि वहाँ पे एक टाइम के खाने की कॉस्ट ही 3000 पर पर्सन पड़ती है, और वहाँ पर रिजर्वेशन मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो क्या तुम श्योर हो। फिर वो एक और बार पूछती है क्या तुम पक्का श्योर हो कि सन कोई हमारा कोई अमीर आदमी तो नहीं था जिसने अपनी जॉब छोड़ दी और वो पहले से किसी बिजनेसमैन का बेटा हो। तो फिर उसकी तीसरी फ्रेंड बोलती कि हाँ क्या उसने लोकेशन भेज दी, अच्छा तो ये वो है लोकेशन है। तो वो बोलती कि अच्छा उसने लोकेशन शायद उस बिल्डिंग की भेज दी होगी, क्योंकि लोग अपने आप को थोड़ा सा अमीर दिखाने के लिए वहाँ के फेमस जगह की लोकेशन भेज देते हैं, क्या पता वो जगह उसके आसपास ही गई हो। तो फिर उसकी फ्रेंड उससे बोलती कि हमें उसको ऐसे जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर गुआन शियान बोलती है वैसे भी वो उस तरह का पर्सन नहीं है। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ हाँ मैं जानती हूँ वो उस तरह का पर्सन नहीं है। फिर उसकी फ्रेंड अपने मन में सोच रही थी कि आज मज़ा आएगा जब मैं उसके सामने उसके मुंह पे तमाचा मारूंगी इसकी गरीबी कहाँ से। तो फिर वो बोलते कि चलो हम यहाँ से तो निकलते हैं, तब हम वहाँ जाके पता लग ही जाएगा कि वो कहाँ पे है, उसके आसपास है कि नहीं। फिर उसकी फ्रेंड्स उसकी गाड़ी की तारीफ़ करते हुए बोल रहे होते कि ऑडी कार सच में इतनी ज़्यादा स्टेबल होती है, उसके शॉकर तो एकदम नंबर 1 है, मैं तो इसकी सेकेंड हैंड गाड़ी लेने की भी अभी इसकी औकात नहीं है। फिर वो आपस में अपने आप में बात करते हुए एक दूसरे से बोल रही थी कि वैसे भी तुम तो एक ब्यूटी ब्लॉगर हो, तो तुम्हारी लाइव स्ट्रीम में तो काफ़ी वेल्दी बिग शॉट्स आते होंगे, तो तुम उनके साथ अपना रिलेशन बढ़ा के क्यों नहीं ऐसी गाड़ी एक अफोर्ड कर लेती। वैसे भी ब्यूटी ब्लॉगर के लिए तो ये काफ़ी आसान होता है, बस तुम्हें अपना सा थोड़ा कॉलर डाउन करना और वहाँ पे लोगों की लाइन लग जाएगी जो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आएंगे। और वैसे भी ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है कि तुम डांस ब्लॉगर हो या फिर ब्यूटी ब्लॉगर, तुम अपने थोड़े से स्टैंडर्ड्स को गिराओ और फिर तुम्हारे आगे पीछे लाइन लग जाएगी लोगों की जो तुम्हें सपोर्ट करना चाहते होंगे। फिर बोलते कि हाँ मैं ऐसा करना तो चाहती हूँ, पर मेरी लाइव स्ट्रीम पे जो सारी ऑडियंस है वो सारे के सारे फीमेल है। तो फिर उसकी फ्रेंड उससे बोलती कि वैसे भी इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगर वो एक बड़ा आदमी है तो मैं उसके लिए तो कुछ भी करने को रेडी हूँ। अगर वो मेरे से शादी करके मुझे ज़िंदगी भर घर पे भी बैठा के रखेगा तो मैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तो यही करूँगी फिर ज़िंदगी भर। तो फिर उसकी फ्रेंड उससे बोलती कि तुम इतनी शांत क्यों, तुम मेरे को क्या लुक डाउन कर रही हो। तो फिर हमारी गायान उससे बोलती कि हाँ तुम ऐसा कर तो सकती हो और तुम शायद उससे जुड़ भी जाओ, पर वो कभी भी तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनाएगा, और जब भी तुम उसके साथ रहोगी तब भी तुम्हारा घर अपने घर जैसा कभी नहीं लगेगा। और वैसे भी वो जिस तरह से तुम्हें पाएगा तो फिर वो कल को किसी और लड़की के लिए भी उसी तरह से फिर चला जाएगा उसी के साथ, क्योंकि जब तक उसके पास पैसा है तब तक वो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। फिर उसकी फ्रेंड उससे बोलती कि अच्छा तुम्हारे ऐसे थॉट्स हैं, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था। पर उसकी फ्रेंड अपने मन ही मन में सोच रही होती कि एक्टिंग तो ये ऐसे कर रही है जैसे कि कितनी ज़्यादा प्योर होगी, पर इसकी डांस की लाइव स्ट्रीम तो कितनी ज़्यादा प्रोवोकेटिव होती है, मतलब जानते हो ना। फिर हमारी गायन बोलती कि नहीं नहीं मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था, पर मेरा ये कहने का मतलब ज़रूर है कि मैं तो हमेशा सेल्फ रिलायंट होना चाहती हूँ, सिर्फ अपने उस पर जीना चाहती हूँ, जब तक मैं कमा सकती हूँ तब तक मैं कमाऊँगी अपने लिए।
क्योंकि आदमी तुम्हें धोखा दे सकते हैं पर मनी नहीं। और ये बात भाई लड़कों के लिए भी लागू होती है, ठीक है ना, समझ जाओ इसलिए। फिर वो सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं बिल्डिंग के पास, और फिर उसकी फ्रेंड उससे बोलती कि एक बार डबल चेक कर लो कहीं सन ने हमें कोई गलत एड्रेस तो नहीं भेज दिया। और उसकी फ्रेंड उससे बोली जा रही थी कि प्लीज़ एक बार डबल चेक कर लो, क्योंकि फिर काफ़ी एम्बैरसिंग लगेगा अगर हम ऊपर गए और फिर हमें वहाँ से धक्के मार के निकाला जाएगा अगर हमारा रिजर्वेशन नहीं हुआ तो फिर गायन बोलती कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ। फिर वो सन को कॉल मिलाती है पर वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। फिर उसकी फ्रेंड अपने मन में ही सोच रही थी कि हाँ अब तुम्हें मज़ा आएगा जब तुम किसी से इतना ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है जबकि उसकी औकात नहीं होती इतनी। फिर हमारी गायन बोलती है क्या पता वो बिज़ी हो इसलिए अभी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर उसकी फ्रेंड उससे बोलती कि अच्छा पहले तो उसने हमें यहाँ पे बुलाया और अब वो हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, क्या हमें पहले ऊपर जाके उसका इंतज़ार करना चाहिए क्या। और वो अपने मन में सोच रही थी कि हम पहले से यहाँ पे पहुँच चुके हैं, मैं तो चाहती हूँ कि हम ऊपर जाए और इनको आज इनकी औकात पता लग जाए। फिर हमारी गायन बोलती है अच्छा चलो फिर ठीक है ऊपर ही चलते हैं, हम वहाँ पर उसका इंतज़ार कर लेंगे। पर गायन के भी मन में चल रहा था यार लेंगे बहुत ही ज़्यादा महंगा रेस्टोरेंट है, उसने यहाँ पे हमें क्यों बुला लिया, और उसकी सैलरी मुझे लगता तो नहीं है कि वो इतना अफोर्ड कर पाएगा। और फिर वो अपने मन में ही रोने लगती है कि अगर आज वो नहीं पे कर पाया तो फिर मैं यहाँ पे तो कर दूँगी, कोई बात नहीं है, उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए। और वो मन में ही रो रही होती है अपने। और फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर बाहर से ही देखने लगती है छुप छुप के कि यहाँ पे कोई है क्या नहीं। और गायन उसे बार बार कॉल करी जा रही होती है और सोच रही थी ये मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। और फिर उसके पीछे अचानक से वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और उससे बोलती कि हेलो मैम आपका कोई रिजर्वेशन है। तो फिर उसकी फ्रेंड उससे बोलती कि हाँ हमारा है। तो फिर गायन बोलती कि हाँ हमारा रिजर्वेशन तो है पर सन के नाम से होगा हमारा रिजर्वेशन। तो बोलती कि अच्छा मिस्टर सन। उसकी फ्रेंड सोच रही थी कि वैसे भी उसकी सैलरी 5,000 थी तो वो यहाँ का खाना तो अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा, आज मज़ा आएगा यहाँ का सिचुएशन देखने में। पर तभी वहाँ के रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं अच्छा मिस्टर सन वो तो यहाँ पे पहले ही आ गए और वो आपका काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, चलिए मैं आपको उनके पास लेके चलती हूँ। और उसकी फ्रेंड शॉक हो जाती है क्या वो पहले से यहाँ पे, और वो भी शॉक हो जाती है। और फिर रिसेप्शनिस्ट उन्हें उनके रूम पे लेके जा रही होती है। और तभी हमारी वो मतलब उसकी फ्रेंड अपने मन में सोच रही थी कि गायन को इतने सारे रिसोर्सेज देती है कंपनी, उसी की वजह से वो आज नंबर 1 पे है, वरना आज नंबर 1 पे मैं होती अगर वो रिसोर्सेज मुझे मिले होते तो। और वो अपने मन में ही सोच रही थी कि आज वैसे भी सन बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला है तो मज़ा आएगा उसको एकदम डूबता हुआ देखने में, ना उसको पैसा मिलेगा ना ही लड़की। क्या वैसे भी गायन किसी ऐसे लड़के को पसंद करेगी जो कि रिच होने का नाटक करता है सर। और तभी रिसेप्शनलिस्ट उन्हें लिफ्ट की तरफ ले जाती है और उनसे बोलती कि ऊपर मैम चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। और गायन की फ्रेंड से बोल रही थी कि अब मैं सच में घबरा रही हूँ क्योंकि ये फ्लोर पे जिस पे हम जा रहे हैं वो काफ़ी महंगा है और मुझे लग रहा है कि सन नाम के सेम लड़के ने किसी और ने बुकिंग करा ली और हम शायद उसमें जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला एलिवेटर एकदम VIP वगैरह के लिए है जिसमें 10s of 1000 युआन लग जाते हैं। फिर गायन की फ्रेंड सोच रही थी कि हाँ ये पक्का उसका कोई ना कोई सेम नाम वाला लड़का होगा, वरना तो उसकी इतनी सैलरी नहीं है कि वो 3 महीने में भी यहाँ का एक रूम अफोर्ड कर पाए। और शायद उसके पास ज़्यादा पैसा होगा नहीं वैसे भी, तो इसलिए उसने अभी तो उसको बुलाया था। पर अब हम तीनों जा रहे तो मैं देखती हूँ कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाता है। फिर रिसेप्शनिस्ट उनको एक रूम पे ले आती है और बोलते कि प्लीज़ मैम आप यहाँ पे सिट करिए। फिर वो सब उससे बोलते कि सन कहाँ पे है। सो बोलते कि वो अभी तो यहीं पे थे। और उतना में गायन की फ्रेंड्स वहाँ पे अपनी सेल्फीज़ वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह निकालने लग जाती है और सोचती है कि भले ही यहाँ पे हम कैसे भी आए पर अपने यहाँ पे फ़ोटोज़ तो निकाल ही लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा काम आएगी सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी के लिए। और वैसे भी किसे पता लग रहा है कि हमने यहाँ पे खाना खाया है कि नहीं खाया, मैं यहाँ की सारी फ़ोटोज़ अभी से लेके रख लेती हूँ, भले ही फिर बाद में ये हमें धक्के मार के क्यों ना बाहर निकाल दे। फिर वो अपनी बाकी फ्रेंड से भी बोलती कि आ जाओ तुम्हें भी मैं फ़ोटो में देती हूँ। वो बोलती कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप ही अपनी फ़ोटो खींचो। फिर उसकी फ्रेंड सोच रही थी कि वैसे भी मैंने आज तक इस ऐसे महंगे रेस्टोरेंट में कभी खाना नहीं खाया, पता नहीं आगे कभी चांस मिले ना मिले। फिर गायन की फ्रेंड सोचती कि वैसे भी तुम्हें यहाँ पे प्रिटेंड नहीं करना चाहिए, मुझे तो लगता है वो हमें सिर्फ यहाँ बुद्धू बना रहा है और यहाँ पे वो खुद ही भाग गया हो यहाँ से।
पर उतना में रिसेप्शनिस्ट उसके वॉशरूम के आगे नॉक करने लगती कि सन सर आप यहाँ पे है क्या। और गायन भी सोच रही थी कि हाँ वो है, वैसे है तो एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन ही, तो वो इतना कैसे अफोर्ड कर पाएगा। और फिर वो उसकी फ्रेंड सोच रही थी कि मैं जानती ही थी। पर तभी वॉशरूम से सन बाहर निकलता और बोलता कि अरे यार मैं तो भूल ही गया थोड़ा सा, सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं अंदर ही सो गया था और मैंने तुम्हारी 4-5 मिस कॉल वैसे भी मिस कर दी, सॉरी मुझे माफ़ करना। और फिर तभी सन वेटर से बोलता कि वेटर आप तुम सर्व करना शुरू कर सकते हो। सो बोलते कि अच्छा ओके सर। पर जैसे ही सन बाहर निकलता है उसकी फ्रेंड्स तो एकदम शॉक हो जाती है, क्या ये वही सन है जिसे हम जानते हैं, इसने तो सारे के सारे ब्रांडेड क्लॉथ्स पहन रखे हैं, इसकी जो जैकेट की कॉस्ट है वो भी एकदम डिज़ाइनर वाली है जिसकी कॉस्ट ही 40,000 युआन होगी, ये तो एलवी का वैसे भी लेटेस्ट कलेक्शन है, क्या सच में ये वही है। फिर उसकी फ्रेंड्स भी एकदम से सोच में पड़ जाती है, क्या सच में ये कोई सेकंड जनरेशन का रिच पर्सन है क्या जो अभी तक प्रेटेंड कर रहा था एकदम गरीब बनने का। और तभी गायन उसके पास जाके बोलती कि अच्छा तुम भी आ गए यहाँ पे। तो बोलती कि हाँ सॉरी मुझे माफ़ करना इस बात के लिए। और तभी गायन उसे अपने फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस कराती है और सन बोल रही थी कि अच्छा तुम तो पक्का जान क्विंग होगी है ना। वो बोलते कि हाँ तुम मुझे जानते हो। पर वो दूसरी वाली की साइड इशारा करते हुए बोलते कि ये कौन है। सो बोलते कि मैं, अपने आप का इंट्रोडक्शन देती है कि मैं हूँ क्वीन शिया। बोलते कि सॉरी आई एम सॉरी कौन। वो बोलते कि क्वीन शिया, अच्छा तुम क्वीन शिया हो, तुम तो बिल्कुल ही अलग दिख रही हो यहाँ पे विदाउट फिल्टर के, तो तुम मुझे पहचान में ही नहीं आई। बेइज्जती कर रहा होता भाई एक नंबर की। फिर वो उससे बोलते कि हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी आज मैंने थोड़ा लाइट ही मेकअप करा है इसलिए शायद तो मुझे पहचान नहीं पाया। फिर हमारी गायन बोलती कि सॉरी मुझे माफ़ करना, जैसी मेरी छुट्टी हुई तो हमारे कलीग्स भी आ गए थे तो वो बोल रही कि चलो हम भी चलते हैं, तो मुझे इन्हें लेके आना पड़ा। तो फिर वो बोलता कि अच्छा कोई बात नहीं। और तभी वहाँ पे सारे के सारे वो आ जाते हैं वेटर और बोलते कि प्लीज़ मैम सर आप इंजॉय करिए फूड को, और अगर आपको कुछ और भी चीज़ चाहिए तो हमें बताना। पर गायन सोच रही होती है मनी मन में कि इसने ऐसा ऐसा खाना मंगा लिया कि अब तो मैं चाह के भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, अब तो हमें स्प्लिट करना ही पड़ेगा। और गायन की फ्रेंड्स बोल रही थी कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये कोई सेकंड जनरेशन का रिच बंदा है जो कि अभी अपनी जॉब छोड़ी और अब अपनी फैमिली का बिजनेस ओन करने के लिए जाएगा। और गायन भी सोच में पड़ जाती है, क्या मुझे भी नहीं पता इस बारे में तो। और हमारा गरीब सन तो खाने को देखते हुए सोच रहे थे कि ये इसे एपेटाइट कैसे बोल सकते हैं, ये तो क्लियर सूप है, बस हाँ ये थोड़ा सा सुंदर दिख रहा है तो क्या मतलब इसका, ये खाना थोड़ी होगा मेन। और तभी गायन की फ्रेंड बोलती है कि तुम थोड़ा माइंड तो नहीं करोगे अगर मैं खाने से पहले थोड़ा खाने की फ़ोटो ले लूँ। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं तुम ले सकती हो। फिर वो तभी खाने की फ़ोटोज़ लेने लगती है एकदम से। तभी गायन की दूसरी फ्रेंड गायन से बोलती है कि क्या सच में तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था क्या, कब तक हम तुम्हें सस्पेंस में रखने वाली हो अभी भी। तो गायन बोलती है कि नहीं इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। और गायन बोलती कि वैसे भी हम इतना साथ में है नहीं, वो तो बस मैं काम के रिलेटेड इससे थोड़ा बहुत बात कर लेती थी और कभी बाहर मिल गए तब हम एक दूसरे को ग्रीट कर लेते, बस इसके अलावा तो मैं से कुछ भी नहीं जानती। और गायन सोच रही थी कि वैसे ये लगता तो बिल्कुल भी हमें नहीं था क्योंकि हमेशा कैब से आता था और कैब भी काफ़ी कबार ही बुक करता था क्योंकि इसके पास इतने पैसे ही नहीं होते थे और हमसे तो हमेशा ये पैसे लेता रहता था कैब के लिए भी। फिर ये कैसे हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि ये कोई सेकंड जनरेशन का रिच बंदा हो सकता है, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि वो गर्ल्स का किसी गर्ल का बिल पे ना करना चाहता हो इसलिए उसने अपनी वेल्थ दिखा रहा है इतनी। फिर हमारा सन से बोलता है कि आज तुम्हें जो भी खाना है वो मंगा सकते हो, उसका सारा बिल वैसे भी मैं ही पे करने वाला हूँ। सो फिर उस गायन के फ्रेंड से बोलती कि क्या ब्रदर आप सच बोल रहे हो, क्योंकि जब मैंने आखिरी बार अपना पेट भर के खाना खाया था उसकी कॉस्ट ही थाउजेंड्स ऑफ युआन चली गई थी। सो बोल रही थी कि सच में सर। फिर रिसेप्शनिस्ट भी बोल रही होती है कि सर आप और कुछ लेना चाहेंगे। फिर वो बोलती कि यहाँ पे वैसे भी सबसे फेमस है स्लो कुक ब्लैक ट्रफल बीफ जो कि बहुत बढ़िया होता है, क्या आप उसे लेना चाहेंगे, या फिर पाइनएप्पल मोंग फिश वगैरह या कुछ भी जो आपको चाहिए हो आप बता दीजिए हम आपके लिए लेके आ जाएंगे। पर तभी सन सोच रहा था कि ये क्या है, ये सब कोई इतना ख़ास भी नहीं लग रहा मुझे, वैसे भी बोरिंग सही है काफ़ी।
तुम मेरे लिए लेके आओ इम्पोर्टेड क्रैब लेके आओ और इम्पोर्टेड बीफ लैम वगैरह सब कुछ मेरे लिए ले आओ, एकदम इम्पोर्टेड होना चाहिए। फिर उसकी रिसेप्शनिस्ट बोलती क्या सर क्या। फिर गायन की फ्रेंड बोलती कि आज पहली बार मैंने किसी को ऐसे रेस्टोरेंट में ये सब खाना ऑर्डर करते हुए देखा है, क्योंकि वो मिशेलिन शेफ का होटल होता है ना, जो कि फ्रेंच क्यूजीन का होता है, सो वो ये सब नहीं ऑर्डर कर सकते वहाँ पे। गायन की फ्रेंड भी ये बोल रही थी कि अगर तुम्हें ये सब खाना था तो तुम किसी बिना फ्रेंच रेस्टोरेंट को भी बुक कर सकते थे, क्योंकि ये सब तो फ्रेंच रेस्टोरेंट में मिलता ही नहीं है। और वो सोच रहे थे कि अब आएगा इसको पर्दाफाश करने में मज़ा। तो फिर तभी हमारा सन उससे पूछता है क्या तुम सच में ग्रिल किडनी और बारबेक्यू वगैरह नहीं बनवा सकती मेरे लिए। तो फिर उसकी असिस्टेंट बोलती है कि ये सर बनवा सकते हैं। फिर वो सोचती है नहीं 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 सर हम नहीं बनवा सकते, सॉरी मुझे ये सब आइटम हमारे यहाँ पे नहीं मिलता। पर हमारा सन उससे बोलता है कि क्या तुम अपने मैनेजर को बुला सकती हो, एक बार मैं उससे यहाँ का मतलब डिस्कस करना चाहता हूँ मेन्यू। तो बोलती कि ये सर एक मिनट आप रुकिए, मैं उससे मैं बुला के लाती हूँ। वो भी सोच रही थी कि क्या ये सच में कोई मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी वो मैनेजर को बुला के ले आती है अपने, और मैनेजर वहाँ को बोलता है ये सर मैं मैनेजर हूँ यहाँ का, आपको क्या चाहिए, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। पर मैनेजर बोल रहा था कि आई एम सॉरी सर, पर ये फ्रेंच रेस्टोरेंट और यहाँ पे सिर्फ फ्रेंच क्यूजीन ही मिल सकता है, सॉरी आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गायन की फ्रेंड तो काफ़ी खुश हो रही होती है कि हाँ अब इन्हें पता लगेगा, चाहे कितना भी वो क्यों ना हो जाए, पर अब जब इन्हें इनकी औकात पता लगेगी कि फ्रेंच रेस्टोरेंट में तो ऐसा वैसा खाना मिलेगा ही नहीं। पर हमारा सन बोल रहा था कि प्लीज़ मैं आपसे इंसिस्ट करता हूँ कि प्लीज़ बारबेक्यू वगैरह मेरे लिए इंतज़ाम करा दीजिए, और मैं इसके लिए आपको 3 लाख युआन एक्स्ट्रा पे कर दूँगा। मुझे चाहिए ग्रिल किडनी और लैम्प स्क्वेयर, और एक्स्ट्रा 50,000 टिप भी दे दूँगा। तो बोलता है क्या, ये तो देख के भाई मैनेजर के मन में भी लालच आ जाता है। वो बोलता है कि अच्छा ओके सर मैं देखता हूँ, 3 लाख युआन एक बार देखता हूँ, मैं पूरा को पूरी कोशिश करता हूँ। और ये सब सुन के भाई बाकी सब भी शौक हो जाते हैं एकदम से, और बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, अपनी पूरी कोशिश करूँगा सर, आप 1 मिनट रुकिए। तो फिर हमारा सन बोलता है कि हाँ मुझे आप पूरा भरोसा है, प्लीज़ जाके जल्दी से लेके आइए। और तभी हमारे में विंडो की सिस्टम की विंडो भी ओपन हो जाती है, और उससे बोलती है कि आपने फ्रेंच रेस्टोरेंट को भी मजबूर कर दिया कि वो आपको कोई और डिश सर्व करे जो उनकी उससे बाहर है। तो इसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलता है 500,000 युआन का, मतलब 5 लाख युआन का रिवॉर्ड मिलता है। और भाई एकदम खुश हो जाता है हमारा सन भी कि क्या सच में। और फिर हमारा सन अपने आप की बड़ाई करते हुए बोल रहे थे कि खाना वैसे भी रिलैक्सेशन के लिए होता है, और उसमें तो हमें पूरा एंजॉय करना ही चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, राइट। और फिर उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, और वैसे भी इतने हाई एंड रेस्टोरेंट में ग्रिल किडनी वगैरह की फ़ोटोज सोशल मीडिया पे जब मैं डालूँगी तो एकदम तबाही मच जाएगी। और तभी सारे के सारे वेटर्स उनका ऑर्डर लेके आ जाते हैं, और जो कि काफ़ी एपेटाइजिंग लग रहा होता है। और गायन की सारी फ्रेंड्स भी शौक हो जाते कि हाँ पैसा सच में कुछ भी करा सकता है, एक हाई एंड रेस्टोरेंट को भी ये सब हमारे लेके आना ही पड़ा पैसों के आगे। वैसे भी ये टॉप बीजिंग के टॉप टावर के मतलब शेफ का खाना है। और तभी सन बोलता है कि चलिए लेडीज़ तो खाना शुरू करते हैं। और फिर खाना खाने के बाद हमारा सन वहाँ से टेबल से उठता है और बोलता है कि प्लीज़ लेडीज़ आप इंजॉय करिए, मैं अभी रेस्टोरेंट से होके आता हूँ। और तभी वो जैसी रेस्टोरेंट के लिए जाता है उसके पीछे बातें होना शुरू हो जाती है कि अब तो मैं पक्का यकीन करती हूँ कि भाई उसके कपड़े वैसे भी 1.5 लाख युआन के, और वो इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट का खर्चा भी उठा रहा है। अब तो मुझे पक्का यकीन है वो किसी सेकेंड जनरेशन का रिच आदमी है, वो पक्का हमारी कंपनी में अपने मज़े के लिए काम करता होगा, और अब उसका काम ख़त्म हो गया तो इसलिए वो वहाँ से जा रहा है। और हमारी गार्डन भी जाती क्या सच में। उसकी फ्रेंड्स आपस में बोल रही थी कि हाँ मुझे तो पक्का यकीन है वैसे भी, और क्या पता वो अपनी लो प्रोफाइल ही रखना चाहते हैं ऑफिस में, इसलिए वो हमारे आगे कुछ भी दिखा ना रहे हो। पर अब तो पक्का यकीन नहीं है कि वो अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा था, और वो सेकंड जनरेशन का एक कोई रिच आदमी है। तभी गायन की फ्रेंड उससे बोलती कि क्या पक्का है ना कि तुम उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि इतना अमीर आदमी तुम्हारे ऊपर इतना सारा पैसा खर्चा कर रहा है तुम्हारे डिनर पे, तुम उससे फ्लर्ट करने के लिए, मुझे तो लगता था कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। सरप्राइजिंगली वैसे भी गायन तुम तो काफ़ी ज़्यादा शांत लग रही हो, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें ये सब पहले से ही पता था। क्यों, मैं सही बोल रही हूँ ना।
इसलिए तो तुम आज तक किसी भी बिग डोनर के मतलब किसी भी बिग शॉट के लिए जो तुम्हें पैसे भेजता था उसके लिए कुछ खास करती नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही कोई और था, है ना। फिर गायन बोली थी कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, वैसे भी मेरे पास उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, और वैसे भी मेरी इससे कुछ ज़्यादा बात नहीं होती थी। मुझे भी नहीं पता था कि वो सच में किसी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। मुझे तो आज ही पहली बार पता लग रहा है, क्योंकि वो कंपनी में भी एकदम शांत किस्म का लड़का था जो सबकी हेल्प करता था और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। वो भी बाकियों की तरह ही एकदम हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय था। वैसे भी इस फ्रेंड उससे बोलती कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी के लिए तुम्हारी एक्सप्लेनेशन को मान लेती हूँ। पर फिर वो सोचती कि तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो सब अभी नाटक कर रहा है ये सब रिच बनने का, क्योंकि वैसे भी आजकल के काफ़ी लड़के अपना वेल्थी अपने आप को वेल्दी दिखाने का काफ़ी नाटक करते हैं, लग्जरी कोट वगैरह, ताकि वो एक अच्छी लड़की पटा सके। तो तुम्हें क्या लगता है वो भी ये सब कर रहा है, और उसने ये सब करने के लिए किसी जगह से लोन लिया होगा ताकि वो तुम्हें पटा सके? ऐसा हो सकता है क्या? फिर हमारी गायन भी सोच रही थी कि क्या ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर अगर ऐसा है भी तो उसकी एक्टिंग स्किल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पर तभी उसकी फ्रेंड्स बोलती कि हाँ पर हमारे पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं ये पता लगाने के लिए कि वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है कि नहीं, हम इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे अब। पर हमारी गायन बोलती क्या सच में? इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी वो हमें इतना महंगा डिनर करवा रहा है और तुम सब उसी के ऊपर डाउट कर रही हो एज अ फ्रॉड का है। पर उसकी फ्रेंड अपने मन में सोच रही थी कि ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं, मैं जानती है तुम भी शायद उसके साथ मिली पड़ी होगी। फिर गायन की फ्रेंड उससे बोल रही थी कि वैसे भी तुम्हें अपनी वैल्यू करनी चाहिए, वैसे भी तुम भी एक पॉपुलर स्ट्रीमर हो, तुम्हें भी किसी के थोड़े बहुत पैसों के उसमें नहीं आ जाना चाहिए, तुम्हें भी उसकी तरफ इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने बस थोड़े बहुत पैसे तो खर्च करे तुम्हारे ऊपर। और वैसे भी ये सब अमीर लोग ऐसे ही हमें फंसाते हैं, अपना चार्म और अपना पैसा दिखा के हम सबको फंसा लेते हैं और फिर अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं, और तब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। पर हमारी गायन उससे बोलती कि वैसे भी मेरे को इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है उसके साथ कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप वगैरह में आने का, ठीक है ना। तो फिर तभी वो बोलती कि अच्छा ठीक है, पर हम तब तो अब पता लगा के रहेंगे कि इसका स्टेटस और वो सब है क्या, अब तो हमें इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और तभी गायन हमारी सोच रही थी कि अगर वो अपना फेक वेल्थ दिखाने का कोशिश भी कर रहा होगा तो आज के सारे खर्चे वैसे भी मैं उठा सकती हूँ, तो मैं उठा लूँगी। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि सन ऐसा कुछ भी ना कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक डिस्ट्रक्टिव पाथ है, अपनी ऑनेस्ट लाइफ जीने में कोई भी शर्म की बात नहीं है, अपनी ऑनेस्ट लाइफ जीने में, एकदम सिंपल लाइफ जीने में। और तभी गायन की फ्रेंड हमारे सन से पूछती कि ब्रदर सन, मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो फिर हमारे सन बोलता है कि गर्लफ्रेंड, ओ मैंने को आज तक कभी टाइम नहीं मिला रोमांस वगैरह डिपार्टमेंट का, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिजी था ऑफिस में। तो बोलती क्या सच में आप की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है? फिर सन बोलता है कि आज तक मैं अपने करियर पे इतना ज़्यादा फोकस था कि मुझे इन सब का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और वो उसकी तरफ एकदम तिरछी नज़र से देखती है। और हमारा सन सोच रहा होता है कि वैसे भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर में कोई भी आसान बात नहीं है, हाँ उसमें थोड़ी तुम्हें जॉब सिक्योरिटी मिलती है कि पे चेक वगैरह टाइम से आ जाता है, पर तब भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता अपने आप के लिए, और वैसे भी मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं अपने आप को इस पोजीशन में डालूँ। फिर तभी गायन की फ्रेंड बोलती कि अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं, अभी तो इवनिंग की शुरुआत है, तो क्यों ना हम सब मिलके कुछ ड्रिंक्स करें, साथ में बाहर जाते हैं। तो मैं वैसे भी एक अच्छे बार को जानती हूँ, फ्यूरी बार, मैं वहाँ पे रेगुलर जाती रहती हूँ और वहाँ का एम्बियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो क्या हम वहाँ चले? और वैसे भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ आते रहते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी जगह होगी हमारे लिए अपने आप का नेटवर्क्स बनाने का। तो फिर सब बोलते हैं ओके श्योर चलते हैं। फिर वो सब गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं बाहर के लिए, और तब भी सब सन के बारे में पूछ रहे थे कि अब तो तुमने जॉब छोड़ दी, अब तुम क्या करोगे। तो फिर मासूम होता है कि मेरे पास थोड़ी बहुत कैपिटल है, क्या पता मैं अपनी खुद की मीडिया कंपनी खोल लूँ फ्यूचर में। सो बोलते हैं अच्छा, और वैसे भी मुझे इस फील्ड का काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैं काफ़ी सारे इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ को जानता भी हूँ, तो फिर हो सकता है कि मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाऊँ, तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और तभी वो सब बार के बाहर पहुँच जाते हैं, और
उस गायन की फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी अब यहाँ की ट्रीट मैं दे रही हूँ तो मैं सबको सिर्फ 2 शॉट्स ही अफोर्ड कर पाऊँगी, तो कोई भी इससे ज़्यादा नहीं पिएगा। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सब इसका कोई गलत मतलब नहीं निकालोगे। बोलते कि अच्छा हाँ ठीक है, वैसे भी हमें 2 बहुत है हमारे लिए, वैसे भी हम यहाँ पे सिर्फ फ़न करने के लिए आए, कोई पीने के लिए तो नहीं आए। और तभी हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे सन का बॉस भी अंदर जा रहा होता है, मतलब एक्स बॉक्स। और तभी हमारा सन अपने मन में सोच रहा था कि मुझे यकीन नहीं आता कि मुझे भी एक ऐसी प्रिविलेज मैं कभी इस बार में आ पाऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव बारों में से एक है। साला गरीब वाली सोच ही रहेगी गरीबी की। बस ये सोच ही मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बना रही कि मैं इस बार के अंदर जाऊँगा आज। वाह, मज़ा आ गया। दिखाया जाता है उसी बार का सीन जहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जहाँ पे सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, और वहीं पे हमारे सारे के सारे में कैरेक्टर्स भी आके बैठते हैं। फिर तभी वेटर वहाँ पे आता है तो फिर वो उसे अपना ऑर्डर देने लगता है सब कुछ। तभी हमारी गायन भी बोलती है कि मेरे लिए एक मोजितो विदाउट अल्कोहल, ताकि मैं ड्राइव कर सकूँ, वैसे भी अभी मुझे ड्राइव करनी है तो विदाउट अल्कोहल। और तभी गायन की दोस्त हमारे सन से भी पूछते कि तुम क्या लोगे, तो बोलते कि नहीं मेरे लिए कुछ भी सही रहेगा, और वो अपने मन में सोच रही होती है कि ये पक्का किसी गरीब फैमिली से आता है पक्का। उससे बोलता है कि मैं कुछ भी ले लूँगा जो तुम ऑर्डर करते हो, तो फिर वो बोलती कि अच्छा ठीक है। तो वो हमारे सन के लिए एक ड्रिंक ऑर्डर कर देती है, पर उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत थी, हम यहाँ पर बस नॉर्मल सा फन करने तो आए। सो वो बोलती है वैसे भी मैं यहाँ पे कोई बहाना नाटक नहीं करना चाहती इस बार में, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी काफ़ी अच्छे खासे लोग आ रखे हैं जिनके साथ मुझे कनेक्शन बनाना है अपनी इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए। और तभी वो हमारे सन को देखती है तो उसको देख के बोलती है तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोर लग रहे हो, तो क्यों ना हम एक गेम खेले जब तक हमारी ड्रिंक्स नहीं आ जाती। तो बोलता है कि गेम, कौन सा गेम। सो बोलती है कि डाइस का गेम, और जो भी है इसमें हारेगा। सो वो इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो अपना एक कपड़ा यहाँ पे उतार देगा, एक कपड़ा उतार देगा, या फिर उसे 10,000 युआन एज अ पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये सब बातें हमारा सन आराम से सुन नहीं रहा होता, और वो तो पहले से उस कंपनी का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, तो वो उसे सब कुछ पहले से पता होता है। तो वो उसे बोलता है कि मैं पहले से जानता हूँ, जैसे कि मैं पहले से जानता हूँ कि तुम किस चीज़ में अच्छी हो और किस चीज़ में नहीं, तो मैं सब तुम्हारी स्किल्स जानता हूँ, और मैं जान रहा हूँ कि तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम मेरे से सिर्फ पैसे निकलवाने के लिए यहाँ पे डाइस का गेम खेल रही हो, क्योंकि तुम तो पहले से इसमें एक्सपर्ट हो, और तुम तो यहाँ पे सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए लेके आई हो, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं तो सिर्फ एक ऑपरेशन मैनेजर हूँ जिसकी 5,000 महीने की सैलरी है, जो कि यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता इतना, इसलिए तुम मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ पे लाई हो सिर्फ। और ये सब उसके मुंह पे बोलने के बाद ही एकदम से हमारा सिस्टम भी खुश हो जाता है और बोलता है कि होस्ट ने भी एकदम बढ़िया से उसे रिफ्यूज़ कर दिया उसका गेम खेलने के लिए, और उसके मुंह पे उसको मना करा, इसलिए हम आपको देते हैं एक्स्ट्रा मिलियन, जो कि अब आपका बैलेंस हो जाता है $1.89 मिलियन आपके बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। तो हमारा सन शुरू हो जाता है, वाह मज़ा आ गया। और तभी गायन की फ्रेंड भी एकदम ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है, हाँ देखा मैं पहले से जानती थी ये तो किसी गरीब फैमिली से आता है, इसकी औकात ही नहीं यहाँ पे गेम खेलने की, और ये भी सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डालना चाह रहा है। तो हमारा सन बोलता है कि रुको ज़रा, अभी सुनो ज़रा, हाँ मैं किसी अमीर फैमिली से तो नहीं आता, पर मेरे पास तब भी काफ़ी पैसा है, मेरे पास इतना पैसा तो है कि अभी के अभी मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल दूँ, मतलब मैं तुम्हें अभी के अभी 3 लाख युआन दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे अपने सारे के सारे कपड़े खोल दो और यहाँ से मतलब बाहर निकल जाओ बाहर, समझे। और फिर ये सुन के तो हमारी वो गायन की फ्रेंड एकदम शर्मा जाते हुए बोलते तुम कितने घटिया इंसान हो। इन दोनों के एकदम लड़ाई को बढ़ते हुए देखती हमारी गायन बोलती कि अरे आप शांत भी हो जाओ, तुम यहाँ पे हमसे मजे करने के लाया, तुम यहाँ पे क्या लड़ना शुरू कर दिए। और फिर गायन की फ्रेंड बोलती है 3 लाख युआन इसने अपने सपने में तो देखे नहीं होंगे इतने पैसे, और यहाँ पे आके मेरे पे ज़रा ज़्यादा ज्ञान बांट रहा है, इसने इसकी औकात भी है कि 3 लाख युआन की। तो हमारा सन बोलता है अच्छा मेरी औकात नहीं होगी, तो तभी वो अपना कार्ड निकालता है अपने जेब से और बोलता है कि आज यहाँ पे जितनी भी ड्रिंक्स होगी 3 लाख युआन तक की, वो सारी मैं पे करूँगा, और आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। और तभी हमारे सन के पास उसका वेटर आता है और उसका कार्ड स्वाइप करता है, और
हम एक नोटिफिकेशन आती है कि 3 लाख युआन की पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। और ये सब सुनते तो भाई पूरे पूरे बाहर के लोग हमारे सन की जय जयकार लगाने लगते हैं एकदम से। और तभी हमारा सिस्टम भी अपेयर होता है कि होस्ट ने सभी को इतनी बढ़िया जेनरस पार्टी दी है और इतना ज़्यादा इसके लिए सिस्टम आपको रिवॉर्ड करता है 6,66,666 युआन का रिवॉर्ड देता है। बताओ भाई साहब, क्या ही रिवॉर्ड दिया एकदम। और ये भाई बात सुन के तो भाई गावयान की फ्रेंड एकदम सदमे में चली जाती है। और उसके फिर बगल से हमारा सन गुजरता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हम अपने से गरीब लोगों को एकदम नीचा समझती हो, पर पता है क्या, मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो समझना है वो समझो, पर मैं तुम्हारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता और ना मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ किसी भी चीज़ की, क्योंकि तुम्हारे तरह के लोग सिर्फ मेरे आगे चींटी के बराबर है। उनकी कुछ भी औकात नहीं है, क्योंकि तुम जैसे लोग बाकी लोगों का सिर्फ वॉलेट देखते हो, उनका दिल कभी नहीं देखते। एकदम घटिया वाली भाई बेइज्जती कर रहा होता सभी के सामने। और भाई इतनी बेइज्जती होने के बाद तो भाई वहाँ पे कौन ही इतना सुनता, इसलिए वो वहाँ से बहाना बना के निकल जाती है बाहर से कि मुझे कुछ काम है सर, तो मैं निकलती हूँ पहले। और भाई वो एकदम रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। और तब हमारा सन बोलता है कि कोई बात नहीं, उसे जाने दो, वैसे भी आज का सारा बिल मैं पे करूँगा, तो उसे जाने ही दो यहाँ से। और तभी एक लड़की हमारे गायन की टेबल पे आती है और उससे बोलती है कि अच्छा ये तो वही फेमस स्ट्रीमर गायन है ना। अच्छा, तो तुम्हारे पास वैसे भी आजकल कुछ ज़्यादा लोग तो आ नहीं रहे तुम्हारी स्ट्रीम देखने के लिए, इसलिए मुझे लग रहा है कि अपना सारा का सारा गम भुलाने के लिए यहाँ पे आती हो, क्यों? मैंने सही कहा ना? वैसे भी तुम्हारे सारे के सारे टॉप स्ट्रीमर, टॉप मतलब सपोर्टर तो एकदम लूजर ही हो गया, वो कुछ भी पैसा आजकल तुम्हारे पास भेजते नहीं है। तो हमारी गायन यार उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान दे नहीं रही होती और उससे बोलते कि अभी ये ऑफिस टाइम नहीं है, मैं ऑफिस टाइम की बातें करती हूँ, तो तुम अभी यहाँ से निकल सकती हो। और वैसे भी मेरे काम से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। तो हमारी गायन बोलते हैं अरे यार तुम्हें इतना भी ज़्यादा रूड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अब तुम यहाँ पे आ चुकी हो तो क्यों ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी, क्यों ना हम लाइव स्ट्रीम करें जिसमें तुम्हारा और मेरा कंपटीशन होगा, तो पता लग जाएगा कि कौन आप नंबर 1 स्ट्रीमर होने के लायक है। क्यों? मैंने सही कहा ना? और तभी वो लड़की अपना लाइव ऑन कर लेती है और अपने सारे फैंस को बुलाने लगती है कि हेलो मेरे फैंस, देखिए आज मैं अपने बार में किससे मिली, वो अंशियान से, और ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि मैं अब इतने बड़े स्ट्रीमर से यहाँ पे मिली हूँ, तो क्यों ना ये एक तो बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो क्यों ना हम एक बैटल करें। प्लीज़ आप गायन को मनाइए ना कि हम एक बैटल शुरू करते हैं यहाँ पे, प्लीज़ जल्द से जल्द। और तभी उसके सपोर्टर भी गायन को इधर उधर उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, पर गायन यार उनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती कि उसे यहाँ पे कोई भी तमाशा खड़ा नहीं करना है बाहर पे। तो इसलिए हमारी गायन वहाँ से मेरे को एक फ़ोन आ रहा है करके बहाना बना के वहाँ से जाने का कोशिश करती है, पर वो उसे रोक लेती है। सो पूरे के पूरे हमारी गायन को एकदम प्रोवोक कर ही जा रही होती है कि यार मुझे तो लगता है तुमने अभी से डर लग गया, इसलिए तुम अभी से हार मान रही हो, है ना, इसलिए तुम मेरे साथ कंपटीशन करना नहीं चाहती, और एकदम प्रोवोक कर ही जा रही होती है। और फिर गायन भी हार मानी जाती है और बोलती कि चलो ठीक है तो शुरू करते हैं। और फिर वो दोनों स्टेज पे चले जाते हैं और इन दोनों के बीच होने वाला होता है एक डांस कंपटीशन, और जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे या फिर पैसा आएगा मतलब इनकी स्ट्रीम पे, सो वो जीत जाएगा। और इनका भाई बैटल चलने लगता है और एकदम इंटेंस बैटल हो जाता है। सो भाई लाइव स्ट्रीम की स्टार्टिंग जैसी होती है तो जो दूसरी लड़की होती है वैन, उसका नाम वैन है, सो उसके पास पहले से ही काफ़ी सारे सुपर चैट्स आने लग जाते हैं, क्योंकि उसने पहले से ही फ़ोन करके मतलब उसकी सेटिंग वेटिंग होती है ना, उससे बातचीत करी होती है कि तुमने मेरे को अच्छा खासा रॉकेट सेंड करना है, मतलब ये सब। सो भाई सब अच्छा खासा उसे भेज रहे होते हैं। तो भाई हमारी गायन की तो बेइज्जती लगती है लाइव स्ट्रीम में, एकदम भयंकर वाली, एकदम क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। तो भाई हमारा भाई सन भी उससे कहाँ चले जाता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर वो भी भाई एकदम आ जाता है और वो भी गायन को एकदम रॉकेट सेंड करने लगता है। तो भाई जैसे ही सन रॉकेट एकदम भेजना शुरू करता है तो भाई एकदम से बाढ़ आ जाती है रॉकेट की, और हमारी गायन भी एकदम, उसे तो पता नहीं होता कि हमारे सन के, तो वो उसे अपने ब्रदर को भाई थैंक यू वगैरह कर रही होती है इतने सारे रॉकेट्स भेजने के लिए। थैंक यू बिग ब्रदर, थैंक यू बिग ब्रदर। और भाई ये देख के तो भाई इसकी कंपटीशन वैन एकदम जल भन जाती कि भाई इसने अभी तक अपना एक बिग शॉट छुपा के रखा था, जो कि इतना बड़ा आदमी है,
भाई वो तो एकदम शौक हो जाती है। पर यार हमारा सन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता, वो तो एकदम रॉकेट पे रॉकेट भेजे ही जा रहा होता है। और फिर हमारे जो दूसरी लड़की होती है वैन, वो भी भाई एकदम से रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज़ मुझे भी रॉकेट भेजो, मुझे भी रॉकेट भेजो। मतलब आप नहीं उससे कर रही होगी ना जिससे सेटिंग थी। और हमारी गायन के पास पहले से इतने सारे रॉकेट आ जाते हैं कि हमारा सन बोलता है कि अब इसे यहाँ पे कंटिन्यू करने का क्या फ़ायदा है, जब उससे इतने सारे रॉकेट मिल गए तो उसे अभी तक विनर डिक्लेयर कर देना चाहिए। और तभी हमारे वापस से सन के सामने एक सिस्टम ओपन हो जाता है और बोलता है कि तुमने पैसे को पानी की तरह बहा दिया है, जिसके उस रिवॉर्ड में तुम्हें $5 मिलियन एकदम से रिवॉर्ड मिल रहे हैं, जिसके भाई पैसे को पानी की तरह बहाओ और पैसा ले जाओ। वाह क्या स्कीम है यार, एकदम ही कचरा। पर तब भी हमारा सन तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी हमें दिखाई देता है कि उसकी फ्रेंड बोल रही थी कि अभी तो आर्यन भाई एकदम नाचना भी बंद कर दिया, तब भी ये भाई बंदा रॉकेट भेज ही जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी बच्चे के हाथ में फोन और उसने एकदम रॉकेट पे लगा के सो गया और वहाँ से रॉकेट आए जा रहे हैं। सो हमारी गायन बोल रही थी कि प्लीज़ अब मुझे थोड़ा सा सांस लेने दो बस, उसके बाद फिर मैं फिर से शुरू करती हूँ नाचना। पर यार हमारे रॉकेट्स आना नहीं रुक रहे होते भाई, कोई भाई कितने 100 रॉकेट, 200 रॉकेट, 2000 रॉकेट्स, क्रेजी भाई, क्या मजाक है। और तभी दूसरी लड़की भी उसे मैसेज कर देती है अपने बॉयफ्रेंड को कि तुम कर क्या रहे हो यूजलेस कहीं के, जल्द से जल्द भेजना शुरू करो ना पैसा, तो मुझे हरवाओ के रहोगे क्या आज। और तभी फिर उसे भी रॉकेट आना लग जाते हैं और फिर वो भी थैंक यू वगैरह कर रही होती है अपने फैंस वगैरह को। और फिर थोड़ी देर बाद भाई जो वैन थी, मतलब जो लड़की थी, उसके भाई उसका फ्रेंड उसे रॉकेट भेजना बंद कर देता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा हो गया था। तो हमारा सन बोलता है अच्छा बस इतना ही दम था तुम्हारे में। और फिर हमारा सन दोबारा से लग जाता है उसे रॉकेट सेंड करने में हमारी गायन को, और फिर 100 रॉकेट वगैरह भेजता रहता है। और फिर वापस से सिस्टम आ जाता है कि भाई होस्ट का दिमाग ही खराब हो गया एकदम, और वो पैसे पे पैसा पाने की तरह बहा जा रहा है। और वापस से हम उसे $10 मिलियन का बोनस देते हैं, एकदम बोनस, समझ रहे हो यार, मतलब क्या है यार। और फिर हमारी गायन को एकदम उसका विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है एकदम ही। और जैसे फिर कंपटीशन ख़त्म होता है तो हमारी गायन अपना मोबाइल देखती है और वो एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि तब तो देख नहीं रही होगी ना, तब तो डांस कर रही थी, तो इतना मोबाइल पे कहाँ ध्यान जाएगा। तो जैसे ही देखती है कि इतने सारे रॉकेट, तो वो शॉक हो जाती है। और तभी से वापस से सिस्टम आ जाता है कि भाई तुम्हारे हाथ है कि क्या चीज़ है, इतना ज़्यादा टैप वाली मशीन, तो इसलिए तुम्हें $1 मिलियन का बोनस और ज़्यादा मिल रहा है। और जैसे ही हमारी गायन भाई देखती है इतने सारे रॉकेट, तो भाई पहले तो सभी का शुक्रिया करती है कि मेरे को इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, और आपके इतने सारे पैसे ने डेफिनेटली मेरी काफ़ी हेल्प करी जीतने में। पर मैं तब भी आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि सभी का पैसा एकदम मेहनत से आता है, और प्लीज़ आप उस इतने सारे पैसे को मेरे ऊपर इतना बर्बाद मत करिए प्लीज़। और भाई यार देख रहे हो कितनी बढ़िया है यार गायन, मतलब लव यू यार। और भाई ये बातें सुन के तो भाई एकदम ऑडियंस पागल हो जाती है कि भाई इतना सुंदर लड़की, ऊपर से इतना बढ़िया पूरा वचन। तो भाई सब उसके फ़ैन बन जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं अब से तो मैं इसी की लाइव स्ट्रीम देखूंगा, अब से मैं कहीं और जाने नहीं वाला। और भाई इसके इतने सारे फैंस बढ़ जाते हैं एकदम सही। और फिर वो वापस आ जाती है बिना उसे नीचे दिखाए, मतलब बिना नीचे दिखाए ना, मतलब वापस आ जाती है। और फिर हमारा सन बोलता है कि चलो वैसे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब हम यहाँ से निकलना चाहिए। और हमारे सन भाई दूसरी लड़की का मजाक बनाते हुए बोल रहे थे कि मिस्टर वैन आपको भी इतना ज़्यादा निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने भी काफ़ी अच्छा करा, क्या पता आप थोड़े टाइम बाद गायन को भी पीछे कर दो। तो गायन की फ्रेंड गायन से बोल रही थी ये वर्ड्स तो पक्का हमारी वैन को काफ़ी ज़्यादा चुभे होंगे एकदम ही। तुम्हारी गायन बोलती कि अरे शांत हो जाओ, उसे ऐसे चिढ़ाना नहीं चाहिए। तो तभी वो सब बाहर आ जाते हैं बाहर से, और फिर गायन की फ्रेंड से बोल रहे थे देखा तुमने उसका चेहरा देखा, मैं तो एकदम देखते देखते मैं हंस पड़ी, एकदम इतना भयंकर चेहरा हो गया था उसका, ऐसा रोने वाला एकदम सही। और वो गायन से पूछ भी रही थी कि तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम इतने बड़े सुपर रिच बंदे को भी जानती हो जो कि तुम्हारी लाइव स्ट्रीम में इतना सारा पैसा डोनेट करते हैं, तुमने तो कभी बताया नहीं। और वो गायन से बोल रही थी गायन तुम ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहे इस बात के लिए। तो हमारी गायन उससे बोलती कि वैसे इतने सारे पैसे के लिए मैं उसका शुक्रिया तो करती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि ये पैसा मेरे लिए होगा, क्योंकि वैसे भी उस बंदे को मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम पे पहली बार ही देखा था और उसने इतना सारा पैसा डोनेट कर दिया कि ये मुझे थोड़ा अनईजी फील करा रहा है।
तो गायन की फ्रेंड उसे समझा रही थी कि तुम्हें इतना ज़्यादा भी नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे पक्का भगवान ने भेजा होगा हमारी मदद करने के लिए इतना बढ़िया से। तो बोलती कि कोई बात नहीं, मैं उन पितर को एक प्राइवेट मैसेज करती हूँ उनका थैंक यू करने के लिए। तो वो एक मैसेज सेंड करती है तो उसका मतलब नोटिफिकेशन हमारे उसके पास जाता है ना, सन के पास, उसके मोबाइल से मैसेज बजता है। बोलते कि या वो पीछे की साइड देखते क्या तुम, कहीं वो तुम तो नहीं थे जिसने इतना सारा पैसा डोनेट करा। हमारा सन बोलता कि नहीं नहीं तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो, वो कोई मैं नहीं था, ये तो ऐसे भी नॉर्मल सी नोटिफिकेशन है, ये तो सभी के पास आती रहती है ऐसी ऐसी, वैसे भी मैंने अपनी जॉब छोड़ी तो ये उसी का नोटिफिकेशन है पक्का। सो वो बोलते अच्छा, हमारी गायन उसे एकदम तिरछी नज़र से देखती है सच में। बोलती है नॉर्मल सा नोटिफिकेशन, अभी तो तुमने थोड़ी देर पहले मिलियंस ऑफ डॉलर की हमारे लिए पार्टी होस्ट कर दी यहाँ पे, अब बिलियंस ऑफ पैसा खर्च कर दिया और तुम बोल रहे हो कि नॉर्मल है। तो गायन की फ्रेंड उसे एक्चुअली पकड़ लेती है और बोलती है कि अच्छा, वैसे भी जो लाइव स्ट्रीम पे ब्रदर थे उनका अभी लास्ट में वांग था और तुम्हारे लास्ट में भी वांग है, ये कैसा कोइंसिडेंस है, कहीं वो तुम ही तो नहीं थे पक्का। पर फिर वो ये सब बातें ही करके ख़त्म ही कर देते कि नहीं यार छोड़ो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर वो सब घर जाने के लिए निकल ही रहते और हमारे सन से पूछते कि तुम कहाँ पे रहते हो, कहीं मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो हमारे सन बोलते कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कैब ले लूँगा, वैसे भी मैं यहाँ से लॉन्ग वॉक की साइड रहता हूँ जो कि तुम्हारा अपोजिट पड़ेगा। सो गायन बोलते अच्छा चलो ठीक है फिर। पर वो जाते उससे पहले ही वही हमारे उन सभी का मतलब मैनेजर वहाँ पे बाहर से निकलता है, जो जा रहा होता है ना स्टार्टिंग में शुरू में, तो बाहर से बाहर निकलता है उनका मैनेजर और सब बोलता है अच्छा तो तुम्हारी स्ट्रीम खत्म हो गई और तुम यहाँ से निकलने लग रहे हो घर, बहुत बढ़िया। और हमारी गायन बोलती कि आ गया कमीना फिर से, और तभी वो हमारे सन को देख लेता और उसकी वहाँ पे से बेइज्जती करने लगता कि ये गरीब यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे ही अच्छा तो इसे यहाँ पे गायन लेके आई होगी पार्टी देने के लिए, अच्छा इस गरीब की तो औकात ही नहीं है वरना। और उसकी बेइज्जती कर ही जा रहा होता एकदम से और बोल रहा था कि मुझे वो लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं जो औरतों के पीछे छुपते हो एकदम सही। और हमारी गायन भी ये सब बातें सुन रही थी कि क्या एक्चुअली वो नया नहीं हूँ जो इससे लेके आया है, बल्कि ये है जो मुझे यहाँ लेके आया, समझे ना, जो ये है जिसने आज का यहाँ पे सारा का सारा खर्चा पे करा है। ओके, तो फिर वो सन की बेइज्जती करते हुए तो अच्छा इस गरीब के पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है, जो तुम मजाक कर रही है एकदम ही। सो बोलता है कि अच्छा वैसे भी मैं यहाँ पे सब जानता हूँ, आज का बिल सारा का सारा पे करने वाला तो एक मिस्टीरियस बंदा था, इस गरीब की तो इतनी औकात ही नहीं कि इतना बिल पे कर पाया, समझे ना, तो मैं तो सब जानता ही हूँ। मैं इन गरीबों को अच्छे से जानता हूँ, वैसे भी इनके पास पैसा तो होता नहीं है लड़कियों के पास खर्च करने के लिए, तो इसलिए अपना सुंदर सा चेहरा लेके आ जाते हैं, मतलब भोली वाली लड़कियों को पटाने के लिए। तो गायन की फ्रेंड उसे बता रही थी कि नहीं नहीं आज इन्होंने ही सारा का सारा बिल पे करा है, बल्कि पूरे के पूरे यहाँ पे जितना भी था सारा का सारा बिल उन्होंने ही पे करा है। सो मैनेजर बोलता कि तुम्हें यहाँ पे बोलने को किसने बोला, वैसे भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने बोलो, तुम्हें अपने थोड़े से फैंस के ऊपर इतना सारा उछलने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी उन फैनों के ऊपर जो कि सारे के सारे नकली है, कंपनी ने तुम्हें दे रखी है ताकि तुम थोड़ी बहुत ऐसी पॉपुलर बने रह सको, समझे ना। सो इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि कंपनी सारा पैसा तुम पे लगाती है ताकि तुम थोड़ी बहुत पॉपुलर बने रह सको। तुम हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं हो, तुम बस एक लूजिंग एसेट हो एकदम से, और तुम बिल्कुल भी गायन की तरह नहीं हो। और गायन से सीखो थोड़ा बहुत कि कैसे हमारी कंपनी के लिए काम आते हैं। एक रात डांस करने के लिए गायन की वजह से कंपनी को इतना सारा प्रॉफिट होता है, मिलियंस ऑफ मिलियंस का। तो इसलिए अगली बार से तुम मेरे से थोड़ा सा तमीज़ से बात करना और थोड़ा कम ही बात करना, और लाइव स्ट्रीम पे भी तुम थोड़े कम ही कपड़े पहना करो ताकि तुम थोड़ा वक्त तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर पाओ। और भाई ये बात सुन के तो भाई एकदम ही दिल टूट जाता भाई गायन की फ्रेंड का। तो मैनेजर हमारी गायन से बोल रहा था कि वैसे भी आज तुमने काफ़ी अच्छा काम करा था, इसलिए मैं तुम्हारी प्रमोशन की बात करूँगा और अपने सर से बोलूँगा कि तुम्हारा मतलब किसी टीवी ड्रामा वगैरह में कोई डेब्यू वगैरह कराए जिससे कि तुम और ज़्यादा पैसे कमा सको, समझे। गायन से बोल रहा था अगर तुम आज की रात मेरे साथ बिताओ तब, ऐसा बोलता है। और तभी वो गायन को हाथ लगाने जा रहा था कि पर हीरो एकदम से आ जाता और उसका हाथ रोक लेता है। तो उससे बोलता कि तुम थोड़ा इज्जत से बात करना सीखो, सबसे पहली बात तो बोलता कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, फिर हाथ छोड़ो मेरा,
अच्छा तो तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे थोड़ी बहुत लड़कियां देखी नहीं कि यहाँ पे हीरो बनने चल गया, और तुम्हारे पास इतने रिसोर्स भी कि तुम इसके ऊपर खर्च कर पाओ। पता है कितनी महंगी है, पूरी तरह से इतना गोल्ड में भरी हुई, इतना पैसा तुम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इन्हें तुम अफोर्ड कर पाओ, समझे? तो इसलिए यहाँ से गेट लॉस्ट हो जाओ। तो हमारा सन उससे बोलता है कि वो मैं नहीं हूँ जिसे यहाँ से गेट लॉस्ट होना चाहिए, वो तो मुझे से यहाँ से गेट लॉस्ट होना चाहिए। तो उसे गेट लॉस्ट बोलता है, पर हमारी गायन भी ये सब देख रही होती है और बोलती है कि, और फिर हमारे सन के पीछे से वो निकलती है और बोलती है कि मैनेजर तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि अभी तुम मेरे से ऐसे बात करो, समझे ना? अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करने की दोबारा कोशिश करी तो मैं अपना पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूंगी। तो बोलता है कि यार टर्मिनेट है कॉन्ट्रैक्ट, अभी भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ काफ़ी साल बचे हैं, तो तुम ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करती हो? और अगर तुम टर्मिनेट करना चाहती हो तो तुम्हें 10 मिलियन पेनल्टी के रूप में भरना पड़ेगा। तो क्या तो इतना पैसे तुम्हारे पास है? तुम्हारे गायन बोलते कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज मैंने कितने मिलियन डॉलर का काम करा है, और जब मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ तो मेरे पास इतनी बहुत सेविंग्स तो होगी कि मैं अपनी आज़ादी को अफोर्ड कर पाऊँ, समझे ना? बोलते अच्छा आज़ादी को तुम अपना अफोर्ड करोगी, समझी? तुम सारे के सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो भी हो, प्रोस्टिट्यूट के अलावा और कुछ भी नहीं हो, जिनके ऊपर बस एक थोड़ा बड़ा सा प्राइस टैग होता है, समझे? और एशियन टाइम से यही होता हुआ है और यही होता रहेगा। तुम बस प्योर होने का नाटक ही करते हो हमेशा, समझे? और मैं आज तुम्हें एक सच्चाई बताई देता हूँ, अगर तुम पेनल्टी पे करना भी चाहती हो और कर भी दोगी, तब भी कंपनी तुम्हें इतना आसानी से जाने नहीं देगी, क्योंकि तुम हमारे लिए एक कैश काउ की तरह हो जिसे कंपनी कभी भी छोड़ नहीं सकती, समझी ना? इसलिए तुम कितनी भी कोशिश कर लो, और अगर तुमने ज़्यादा ही कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करी तो हम तुम्हें ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री से, समझे ना? और हमारी गायन भी भाई एकदम से भाई शांत हो जाती है, क्योंकि वो भी समझ जाती है एकदम ही। इसके आगे भाई गायन की भी बोलती बंद, पर तभी हमारा सन भाई एकदम से खड़ा हो जाता है, बोलता कि अच्छा अगर ये नहीं छोड़ सकती तो कोई बात नहीं, मैं पूरी की पूरी कंपनी को खरीद लूंगा। देख रहे हो भाई, पैसा होने के बाद यार यही कॉन्फिडेंस तो चाहिए। तो जब मैं खरीद लूंगा तब कंपनी को छोड़ने वाली गायन नहीं बल्कि तुम होंगे, समझे? तो भाई एकदम मैनेजर भी शौक हो जाता है कि क्या क्या बोल रहा है ये? अच्छा तो तुम पूरी की पूरी कंपनी खरीद लोगे? अच्छा जी। इतना गरीब आदमी एकदम उंगली करते हुए बोल रहा था कि इतना गरीब आदमी, यू बास्टर्ड, तुम्हारी औकात तो है नहीं बिल्कुल भी 2 कौड़े की, और तुम पूरी की पूरी कंपनी खरीदोगे? अच्छा खरीद सकते तो खरीद लो, जाओ कंपनी खरीद लो, खरीद सकते हो अगर। तो वो ज़्यादा लड़ाई को बढ़ाता नहीं और यही सब बोलते हुए निकल जाता है वहाँ से। और तभी पर गायन की फ्रेंड भाई एकदम उसकी रोने जैसी हालत हो गई होती, क्योंकि भाई एकदम से कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना जब तुम्हें पता हो, जब तुम्हें सच्चाई का पता लगता है कि भाई तुम्हारे सारे के सारे फॉलोवर्स एकदम फेक वगैरह है, कितना ज़्यादा दिल टूट जाएगा, है ना? तो बोल रही थी कि अच्छा क्या सच में मेरे सारे के सारे फॉलोवर फेक है? और हमारी गायन भी ये सब सुन लेती है, बोलती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो बास्टर्ड, वो कमीना है, ऐसा है, तुम जानती हो उसे, तुम तो जानती हो उसे कि वो सबका कॉन्फिडेंस एकदम गिराने के लिए उसने ऐसा कहा है। वरना मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानती हूँ कि जो तुम्हारे फैंस है, और उनमें से काफ़ी तो बिग शॉट्स भी है। वो तुम्हें सिर्फ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था और तुम उसमें हो भी रहे हो, इसलिए आराम से उस। और फिर भाई वो हमारी गायन की फ्रेंड होती कि अच्छा वो सिर्फ कमीना कुत्ता साला, मतलब बहुत सारी गालियाँ देती है। और फिर हमारी गायन सुनती है अच्छा मुझे आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये देख के कि तुम मेरे लिए खड़ी हुई इतने मुश्किल समय में भी। गायन की फ्रेंड बोलती कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम तो दोस्त है और दोस्तों का काम ही एक दूसरे के साथ खड़ा होना, क्यों? मैंने सही बोला ना? और वो उस कमीने को गाली भी दे रही होती मैनेजर को कि साला कमीना कुत्ता, साला एक बार मैं सामने आ जाए एसहोल कहीं का, मैं उसे आज सबक सिखाऊंगी अच्छे से। और हमारी गायन एकदम उसका सन का भी एकदम शुक्रिया अदा कर रही थी कि मेरे लिए खड़ा होने के लिए, पर तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सन बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, वैसे भी मेरा से भी वैसे पहले से ही 36 का आंकड़ा है, तो उसके साथ ये करने में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो तभी वो सब अपने घर जाने लगता है और हमारी गायन सन से बोलती कि पता नहीं अब हम आखिर मिले ना मिले, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम कुछ बड़ा काम करो और अच्छा मतलब अच्छे खासे बनो। और फिर वो आपस में हैंडशेक करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, और हमारा सन उन्हें जाते हुए देख रहा होता है।
और सोचता है कि यार इस सब के चक्कर में मैं तो भूल ही गया कि सिस्टम ने मुझे क्या भेजा था नोटिफिकेशन। और यही सब देख के भाई हमारा सन अपना बैंक बैलेंस चेक करता है, तो जिसके अकाउंट में भाई मिलियन से भी ज़्यादा पैसा होता है, और वो सोचता है कि या अब मैं मिलियनर बन गया, मिलियनर बन गया। सो बोलता है कि अच्छा अब तो मुझे जल्द से जल्द ट्रेन की टिकट बुक करनी है। अरे नहीं नहीं, ट्रेन की नहीं, प्लेन की टिकट बुक करनी चाहिए। क्यों? जल्दी से प्लेन की टिकट देख रहा था, और भाई उसका कॉस्ट आ रहा होता है 1400-500 युआन आ रहा होता है। बोलता है कि इतना महंगी टिकट, अभी तक तो मैं सिर्फ ट्रेन से ट्रैवल करता था जिसकी ज़्यादा टिकट भाई 300 युआन की हुआ करती थी, अब सीधा 1500 युआन की टिकट। सो तभी वो पर तब बुक कर देता है, और तब लग्जरी वाली एकदम बुक करता है प्लेन की टिकट, तो उसके कॉस्ट आ जाती है 4000 युआन। और फिर वापस से सिस्टम अपेयर हो जाता है कि भाई होस्ट ने एकदम इतना बढ़िया काम कराया, और इतना लग्जरी क्लास में घूमने के लिए होस्ट को 9999 युआन रिवॉर्ड के तौर पे दिए जा रहे हैं। और फिर वो अपने घर आ जाता है सन हमारा, और एकदम बेड पे आके सो जाता है। और भाई पर जैसे ही वही उसकी आँख थोड़ी और लगने लगती है, उतने में वही उसका गेट कोई खटखटाने लगता है। बोलता है कि कौन आ गया ये खन्ना वापस से। और फिर पर वो कि रेंट टाइम उसकी मतलब ओनर होगी ना लैंड, बोलती कि ये हमेशा की तरह मतलब वक्त से पहले ही आ गई है, वक्त से 1 हफ्ता पहले ही अपना रेंट मांगने के लिए आ गई है। एकदम परेशान करके रखा है इसने मुझे। और मकान मालकिन बोल रही थी कि तुम ऐसा प्रेटेंड मत करो कि तुम रूम पे नहीं हो, मैं जानती हूँ तुम अंदर ही हो, इसलिए ऐसे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से बाहर आओ और अपना रेंट भरो जल्दी। सुबह के 6 बज रहे हैं वैसे भी। और हमारा सन एकदम आलसी हुई हालत में एकदम से बाहर निकलता है, और बोलता है कि तुम थोड़ा बहुत मुझे सोने क्यों नहीं दे सकती, बस ये भी कोई टाइम है क्या आने का। लैंडलॉर्ड बोल रही थी कि तुम आजकल के लोग इतने ज़्यादा आलसी होते जा रहे हो, और अपना पूरा रेंट भी टाइम पे नहीं दे रहे होते, जबकि वो पहले ही आ गई होती है। इतना इररिस्पॉन्सिबल आजकल की जनरेशन है सारी की सारी। पर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी एक नहीं सुन रहा था सन, और उसका गले में जो QR कोड होता है उसको स्कैन करता है, और पूरा का पूरा रेंट पे कर देता है। पूरा 1 साल का रेंट पे कर देता है भाई। 10,000 युआन उसको अली पे कर देता है ना, मतलब पेटीएम मार देता है 10,000 युआन। और वो भी शौक हो जाती है, क्या 10,000 युआन इसने मुझे पे कर दिए अभी क्या भी, इस गरीब के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए अचानक से। सो वो एकदम से शौक हो जाती है कि इतना सारा पैसा इसने अचानक से कैसे पे कर दिया। पर वो शौक होती है और अपना फ़ोन चेक करती है, और बोलती है कि तुमने 400 युआन मेरे को एक्स्ट्रा पे कर दिए। बोलता है कि हाँ रख लो इसे एज अ सर्विस फीस, और अब से मुझे कभी उठाने मत आना, समझी। और एकदम से भाई वो ऑन करके एकदम से वापस से अंदर चले जाता है, और अपने बेड पे लेट के सो जाता है। और सोच रहा था कि वैसे भी फ्लाइट तो मेरी 10 बजे की, तो मैं थोड़ा बहुत और सो लेता हूँ आराम से। और हमारे सन का भाई रूममेट उससे पूछते कि बेतन तुम्हारी क्या इतनी कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या, तुमने 1 साल का रेंट पूरा पहले से ही पे कर दिया, और उसमें भी तुमने उसे टिप भी दी है अच्छी खासी। और हमारे सन उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, पर उसके सामने तभी स्क्रीन ओपन होती है भाई पूरे सिस्टम की कि होस्ट इतना ज़्यादा दयावान है और उसने पूरे 1 साल का रेंट पहले ही पे कर दिया। तो भाई इसलिए सिस्टम आपको एक गिफ्ट देता है, और उस गिफ्ट में होता है एक विला उसे गिफ्ट कर देता है, और उसकी चाबी उसके हाथ में आ जाती है। और सन एकदम शौक हो जाता है, क्या पूरा का पूरा विला ही गिफ्ट कर दिया भाई हमारे सिस्टम ने उसे। बोलता है कि अब मेरे पास ना सिर्फ ये रेंट का हाउस है, बल्कि अब मेरे पास खुद का विला है भी है पूरा का पूरा। एकदम शौक हो जाता है। और उसका भाई फ्रेंड भी ये बातें सुन रहे थे, क्या इसने कौन सा माल फूक लिया सुबह सुबह, ये माल तो कोई सा पड़ा ही नहीं घर में, ऐसा कौन सा माल फूक रहा है साला, जो मुझे भी नहीं पता। चलो ठीक है गाइस, तो यहीं पे थे अभी तक के सारे चैप्टर्स। और अगर अब मुझे इसके आगे के चैप्टर्स दिखेंगे, जब थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे ना, 4-5 चैप्टर हो जाएंगे, तब मैं इसका अगला एपिसोड डालूंगा। तो तब तक के लिए सायोनारा।